आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के नए चैप्टर जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे तथा उन सभी कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करते हुए कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए आज जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वह पादप जगत का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इससे प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम दें, आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा वर्गीकरण से। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वर्गीकी के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन में है एंगलर, बी में है अरस्तु, सी में है लिनियस और डी में है थियोफ्रेस्ट। तो याद करिए, इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे जिसमें अरस्तु की चर्चा हुई थी और थियोफ्रेस्ट की भी चर्चा हुई थी। तो प्रश्न उठता है, क्या अरस्तु, हाँ यह बात सही है कि सबसे पहले जो जीवों के बारे में पढ़ना जो स्टार्ट किए थे वो अरस्तु के द्वारा ही पढ़ा गया था, जिसमें आप देखेंगे कि जो उनके द्वारा बुक लिखा गया है हिस्टोरिया एनिमल, जो अरस्तु लिखे हैं 5 खंडों में, लगभग 4500 से अधिक है उसमें जो लिखा हुआ है। लेकिन वो क्या होते हैं, जब इस पर वह अध्ययन कर रहे होते हैं, जब इसका वो अध्ययन करते हुए रहते हैं, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। तब उनके शिष्य जो आते हैं, कौन, थियोफ्रेस्ट जो आते हैं, फिर वो देखते हैं कि पादप जगत का वर्गीकरण वो करते हैं। हालांकि अरस्तु का काफ़ी योगदान रहता है, अभी तो वो जंतु पे ही वो लिखना ही स्टार्ट करते हैं, जंतु का वो वर्गीकरण, उसके स्वभाव, उसके आचरण को पढ़ते ही रहते हैं कि इस दरमियान में उनको उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 5 खंडों में 4500 का है वह, कौन, हिस्टोरिया एनिमलिया। तो वह उनके द्वारा किया गया, लेकिन वो पूरी तरह से उसको वर्गीकरण नहीं कर पाए। तो उसके बाद जो उनके शिष्य आते हैं थियोफ्रेस्ट, फिर आप देखेंगे कि किस तरह से थियोफ्रेस्ट का जो हिस्टोरिया प्लांटम आते हैं, यानी वह पादप जगत के बारे में वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके साथ में रहते हैं, उनको पता होता है। तो वह पादप जगत पर जो, हाँ हालांकि अरस्तु उसके लिए तैयार कर लिए थे कि इसके बाद करना है, लेकिन इसमें बहुत सारा जंतु में बचा हुआ था, उस पर अध्ययन चल रहा था। तब थियोफ्रेस्ट वो पादप जगत करते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो 9 खंडों में वो 350 से 287 ईसा पूर्व के बीच देखेंगे, 10 खंडों में से 9 खंड अभी भी जीवित है, जिसमें आप देखेंगे कि 2 खंड ऐसा है जो अरस्तु का जो टॉपिक था और ये थियोफ्रेस्ट का जो टॉपिक था, वो दोनों आपको मिलेगा 2 टॉपिक में। तो वर्गीकरण के यहाँ पितामह के रूप में प्रश्न पूछा, तो हाँ अरस्तु ने जरूर हिस्टोरिया एनिमलिया लिखा और सबसे पहले उन्होंने जंतु इतिहास के बारे में लिखना स्टार्ट किया, सबसे पहले इसके आचरण स्वभाव को पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन सही रूप में अगर वर्गीकरण को दिशा दे पाए तो वह है कार्लिनियस लिनियस, क्योंकि इसके बाद अरस्तु के बाद समय बीतता जाता है। तो क्या अरस्तु के बाद डायरेक्ट ये आ गए, लिनियस आ गए? नहीं, उससे पहले भी और भी आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि प्लानी द एल्डर, उन्होंने भी एक पुस्तक नेचुरलिस हिस्ट्रिया जो लिखे हैं, उसमें लगभग 1000 पादप प्रजातियों का उसमें वर्गीकरण किया है। लेकिन सही रूप से एक जो दे पाए, जहाँ से वह ढांचा तैर पाए, वह लिनियस के द्वारा दे पाया। जो लिनियस थे, कैरोलस लिनियस, इन्हीं के द्वारा पुस्तक सिस्टमा नेचरा, जिसमें जीवों के नाम और आधुनिक वर्गीकरण के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि ये जीवों को 2 भागों में बांटते हैं, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। फिर आप देखेंगे कि जंतु जगत को ये 6 भागों में बांटते हैं, जिसमें स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, मत्स्य, कीट और। तो इसलिए लिनियस को संपूर्ण जीव जगत को जो है वह जंतु और पादप 2 वर्गों में विभाजित करता है। फिर आप 6, तो अभी हम लोग देखिए कि जंतु को वो 6 अन्य उप वर्गों में भी विभाजित करता है। इसलिए जो है कार्लिनियस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो भी हैं वह या तो जंतु पे रह गए अध्ययन करते हुए, या फिर पादप पर रह गए। लेकिन उनके बाद जो लिनियस आए वो उसका सही रूप से वह उसका क्या दे पाए, जगह दे पाए। तो इसलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और फिर आप आगे देखेंगे कि द्विनाम पत्ती है, जिसके द्वारा जो उपयोग किया जाता है। द्विनाम पत्ती माने कोई भी नाम का जो पहला भाग होता है वह वंश को सूचित करता है, ये जो बड़े अक्षरों से लिखा जाता है यानी कैपिटल से, और जो दूसरा भाग होता है वह जाति को सूचित करता है, जो कि छोटे नाम से लिखा जाता है। तो यह भी कैरोलस लिनियस के द्वारा ही द्विनाम पत्ती दिया जाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कैरोलस लिनियस। 2 में देखिए द्विनाम पत्ती का प्रतिपादक है। देखिए आ गया प्रश्न। अभी हम लोगों ने देखा कि जो वर्गीकरण के पिता के रूप में वह कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को जंतु एवं पादप नामक 2 वर्गों में विभाजित किया तथा जंतुओं को 6 अन्य वर्गों में विभाजित। लेकिन इससे पहले जो भी आए, उन्होंने या तो जंतु पे अध्ययन करते हुए रह गए या फिर पादप पे अध्ययन करते रह गए। उन्होंने एक तरह से खंड वह वर्गीकरण नहीं दे पाए। लेकिन जो कैरोलस लिनियस था वह 2 जगत में बांटा, एक जीव जगत और एक जंतु जगत। फिर आप देखेंगे कि समय बीतता जाएगा, समय के साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ भिन्नता आएंगे, उसके स्वरूप में, उसके आकार में, उसके आचरण में। तब फिर द्विनाम से फिर क्या हो जाएगा,
फिर हो जाएगा 3 जगत का वर्गीकरण किए जाएंगे जिसमें हेकल आएंगे। फिर देखेंगे कि फिर समय के साथ और उसके आचरण में, उसके स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो एक तरह से और वर्गीकरण को रखा जाता है जो उन तीनों से भिन्न है, यानी 4 जगत में। फिर आप देखेंगे कि भीटकर में आता है, फिर कुछ ऐसे प्रजाति, कुछ ऐसे जीव मिलते हैं जो उन तीनों श्रेणियों को, जो वर्गीकरण में जिनके लक्षण स्वरूप रखा गया था, उनसे अलग भिन्नता होती है। तो 5 तरह से, तो लास्ट में जो है आर.एच. भीटकर के द्वारा जो है क्या किया गया था, 5 जगत वर्गीकरण किया गया था। तो यह भी आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग द्विनाम पत्ती है जो हम लोग ने देखा कि कैरोलस लिनियस के द्वारा, जिन्हें वर्गीकरण के पिता के रूप में, क्योंकि वर्गीकरण को सही दिशा देने का काम लिनियस के द्वारा किया जाता है, और उसी में से वो द्विनाम पत्ती का देते हैं। द्विनाम पत्ती का अर्थ ही हो गया नामकरण के लिए 2 पदों का प्रयोग करना, जिसमें पहला पद क्या होता था, जो पहला पद होता था वह नाम के, जो नाम होते थे, नाम का पहला भाग वो वंश को सूचित करता था जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता था, और नाम का दूसरा भाग होता था जो जाति को सूचित करता था और छोटे अक्षर, जैसे क्या है साइंटिफिक ने मानव का होमोसेपियंस, तो होमो जो लिखाएगा वह कैपिटल से लिखाएगा, और अभी हम लोगों ने देखा कि नाम का जो पहला भाग होगा वह किसको सूचित करेगा, वह वंश को सूचित करेगा, होमोसेपियंस, और जो एस लिखाएगा यह स्मॉल से लिखाएगा, तो जो सेपियंस होगा वह छोटा होगा, वह क्या करेगा, छोटा अक्षर होगा जो जाति को सूचित करेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो यह जो कैरोलस लिनियस के द्वारा ही यह दिया जाता है द्विनाम पत्ती। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम का किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया गया था, भारतीय के द्वारा, जर्मन के द्वारा, स्वीडिश के द्वारा। अभी हम लोग पढ़ें कि जो वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है या वर्गीकरण के पितामह के रूप में कैरोलस लिनियस को जाना जाता है, यह कैरोलस लिनियस स्वीडिश वैज्ञानिक थे। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, जिनका जो जीवन काल 1707 से 1778 रहा, इसी के बीच में वो एक किताब करते हैं और जीवों के वर्गीकरण को सही दिशा दे पाते हैं, तो वह स्वीडिश हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पुष्पी पादपों को रखा गया है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना होगा और उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। करा पुष्पी पादपों को रखा गया, ऑप्शन क्रिप्टोगैम है, फेनेरोगैम है, ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट। देखिए ऑप्शन जो भी है वो ऑप्शन को भी पढ़ते चलेंगे, तो क्योंकि जो ऑप्शन रहता है उस कॉन्सेप्ट का ही भाग रहता है। हाँ, उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं लगता, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में होता है ताकि आप कंफ्यूज कर सके। तो ऑप्शंस भी अच्छा दिया हुआ रहता है बहुत सारे प्रश्नों में। तो करा पुष्पी पादप। अब पुष्पी से समझने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि वर्गीकरण के पितामह के रूप में कैरोलस लिनियस को जाना जाता है, जिन्होंने 2 वर्गीकरण के रूप में दिया, जिसमें एक जीव जगत और एक पादप जगत और एक जंतु जगत। फिर इन्होंने उपवर्ग को भी, जंतु को 6 में बांटा। तो द्विजगत वर्गीकरण के लिए कैरोलस लिनियस को लाना था। फिर हमने बोला कि समय के साथ साथ में उन दोनों के अलावा संरचना में, स्वरूप में कुछ भिन्नता आया, कुछ और भी ऐसे जीव मिले, तो उसके कारण एक और क्या किया गया, एक और जगत का निर्माण किया गया, यानी एक और वर्गीकरण के लिए तैयार किया गया। अब उस वर्गीकरण के लिए जो तीसरा आया वह कहलाया प्रोटेस्टा। यानी अब क्या हो गया, पहला हो गया पादप, जंतु, और तीसरा हो गया प्रोटेस्टा, जो हेकल के द्वारा जाता है। फिर समय के साथ बीतता जाता है, तब इन तीनों श्रेणी के अलावा कुछ ऐसे और भी जीव मिलते हैं जो इन तीनों से भिन्न होते हैं। तो एक और क्या किया जाता है, एक और जगत बनाया जाता है और उस जगत में रखा जाता है, यानी वर्गीकरण का एक और क्या किया जाता है, स्पेस दिया जाता है, जिसमें रखा जाता है कवक को, जो कवक से पहले मोनेरा को रखा जाता है ना। तो हम लोग ने देखा क्या, जंतु हो गया, पादप हो गया, और अभी हम लोग क्या देखे थे, प्रोटेस्टा देख लिए थे। अब चौथा में है जो कोपलैंड के द्वारा मोनेरा रखा जाता है, जो इन तीनों के अलावा। फिर समय के साथ साथ बीतता जाता है, फिर आप देखेंगे कि 1894 ईस्वी में आर.एच. भीटिकल के द्वारा क्या किया जाता, एक और जगत का निर्माण किया जाता। तो जो इन तीनों के अलावा एक अलग गुण होते हैं, उसमें कुछ अलग तरह के वह संरचना होती है जो इन चारों के अलावा अलग होता है, जिसके कारण इस तरह से 5 जगत, जिसमें 5वां में कवक को रखा जाता है। तो इस तरह से क्या कह रहा है, पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांटा जाता है, जिसमें हम लोग क्या देखें, पहले देख लिए द्विजगत में पौधे एवं पादप देख लिए, जंतु एवं पादप देख लिए। तीसरा में प्रोटेस्टा आया, जो प्रोटेस्टा कौन से वैज्ञानिक वर्गीकरण के रूप में रखते हो, हेकेल उस पर अध्ययन करते हैं, तो एक और वर्गीकरण को जोड़ते हैं, यानी एक और भाग को जोड़ते हैं। फिर एक और भाग को 3 के बाद, प्रोटेस्टा के बाद मोनेरा को जोड़ते हैं, मोनेरा को कोपलैंड जोड़ते हैं, वो उस पर अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इन तीनों के अलावा ये चौथा एक अलग है, जो इसके गुण, इन तीनों से गुण नहीं मिलता, इसके कारण उन्होंने एक और जगत को रखा, जिसमें मोनेरा रखा। फिर 5वां में आर.एच. भीटिकल के द्वारा आप देखेंगे कि उन्होंने एक और शामिल करते हैं, एक और जगत को, जिसमें वो कौन सा जगत वो कहलाता है, वो कहलाता है कवक।
फंगी कहलाता है, जो आरएच भेटकर होता है। तो इस तरह से 5 जगत में वर्गीकरण किया है। तो 5 जगत वर्गीकरण के लिए किन्हें जाना जाता है? वह आरएच भेटेकर को जाना जाता है। अर्नेस्ट हेकल, हेकल जो थे वो क्या थे? वो 3 जगत रखे थे। तो आरएच भेटकर तो ध्यान में रखेंगे, आरएच भेटकर के द्वारा जो लगभग कब करते हैं? 1882 ईस्वी में, अब 1982 में। फिर देखेंगे इसमें एक जो आगे साइंटिस्ट आते हैं, मार्ग्यूलियस स्वार्ट जाते हैं, जो उसकी समीक्षा थोड़ा करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 5 तरह का है जिसको रखा गया है। तो अब क्या होता है, हम लोगों ने देखा तो उसी में से जो 5वां जगत है वह है पादप जगत। ये चौथा जगत पादप जगत है। पहला मोनेरा, अब देख लीजिए, मोनेरा के बाद प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा के बाद कवक, कवक के बाद पादप और जंतु, इस तरह से है ना। तो दुई का था तो कैरोस। तो ये जो पादप जगत है, इस पादप जगत में है, जो इस पादप जगत को बांटा गया है वह 3 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग उसको देखेंगे कि 3 भागों में कौन कौन होता है पादप जगत में। एक आपको मिलेगा थैलोफाइटा, दूसरा मिलेगा ब्रायोफाइटा और तीसरा मिलेगा ट्रैक्योफाइटा। इस ट्रैक्योफाइटा को हम लोग टेरिडोफाइटा भी कहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको मिलेगा इस तरह के बर्ड देखने के लिए। तो इस चीज़ को समझना जरूरी, क्योंकि आपको थैलोफाइटा से भी प्रश्न देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइटा से भी मिलेगा, थैलोफाइटा। तो इन चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि आने वाला टाइम में इससे प्रश्न गलत ना हो पाए। तो पहला हम लोगों ने थैलोफाइटा देखा। पादप जगत को 3 जगत में बांटा जा रहा है। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टैक्रियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में मुख्यतः वैसे पादप आते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते। ना भी जड़ होगा और ना ही तना होगा। जब जड़ नहीं होगा, तना होगा, ना ही पत्ती होगा। इसमें एकल संरचना होता है और अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है समानता जितने भी जीव होते हैं ना, जो लैंगिक जनन कहते हैं, यानी उसमें शुक्राणु का अंडाणु से मिलना आवश्यक होता है, तब वो जनन कहलाता है। तो इसमें अलैंगिक जनन होता है, ना जड़ जना। तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं? उस तरह को ब्रायोफाइटा कहते हैं। अब ब्रायोफाइटा के अलावा दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? ये तो पहला था थैलोफाइटा, सॉरी ब्रायोफाइटा बोल दिए, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या देखा? ना इसमें जड़ था, ना इसमें तना था, ना इसमें पत्तियां था। एकल संरचना था और अलैंगिक जनन हो रहा था। अलैंगिक जनन मतलब जिसका शुक्राणु का अंडाणु में से कोई संपर्क नहीं होने के अलावा भी हो रहा था, प्रजनन हो रहा था। इस तरह में कौन आएंगे थैलोफाइटा में? तो शैवाल, मुख्यतः जो शैवाल आते हैं आप देखेंगे नमी जगह पर, कीचड़ में, ताजे गर्म झरने में, ये सब जगह मिल जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे शैवाल का 12 प्रजाति होता है। उसमें आप देखेंगे किस तरह से उसको 12 नहीं 11 वर्गों में बांटा गया, 11 तरह को मिलेंगे। तो ये थैलोफाइटा होगा। ब्रायोफाइटा में क्या हो गया? ब्रायोफाइटा में होता गैर संवहनी एवं बीज रहित नमी युक्त होते हैं। अब ये गैर संवहनी क्या है? गैर संवहनी का मतलब हो गया वैसा उत्तक या वाहिकाएं जो क्या करते हैं? तरल पदार्थ को, जिसमें लसिका, खून या जीव जंतु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक गैर संवहनी होती है। इसमें एक कोई संवहन नहीं होता, जैसे मनुष्य में होता है ना भेन, जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, पादप में भी होता है। तो उसी को हम लोग संवहनी बोलते हैं। तो ये जो होता है ब्रायोफाइटा, ये गैर संवहनी होता और बीज रहित होता है। इसमें कोई बीज नहीं होता, लेकिन ये उगते हैं कहाँ पर? ये नमीयुक्त वातावरण में, शुष्क वातावरण में भी ये जीवित रहने की इसमें क्षमता होती है। किसमें? ब्रायोफाइटा में। तो ये ब्रायोफाइटा हो गया। उसके बाद आता है टैक्रियोफाइटा। टैक्रियोफाइटा में संवहन तंत्र से युक्त होते हैं। अब ट्रैक्योफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा, इसमें संवहन तंत्र होते हैं, यानी संवहन वही। इसमें संवहन अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्या था ब्रायोफाइटा था, उसमें गैर संवहन, इसमें संवहन होगा, यानी वह एक तरह का उसमें उत्तक होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरल पदार्थों को पौधे या जंतुओं में उसको ले जाने के लिए, जो जिस प्रकार से मनुष्य भेन होता है, इसको हम लोग नस बोलते हैं। तो इसमें संवहनी उत्तक भी पाया जाएगा, इसमें जाइलम एवं फ्लोएम भी पाया जाएगा। इन सभी मिलेंगे और इसी में इसमें बीज भी मिलेंगे और गैर बीज वाले भी पदार्थ मिलेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे जो ट्रैक्योफाइटा है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में? टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और अनावृत बीजी, ये 3 भागों में बांटा गया। किसको? अभी हम पादप को क्या देख लिया? पादप में पहला हम लोगों ने देखा कि थैलोफाइटा में ना जड़ हुआ, ना तना हुआ और ना ही पत्ती हुआ। दूसरा में हम लोगों ने देखा कि ब्रायोफाइटा में इसमें गैर संवहनी हुआ और अलैंगिक जनन हुआ। समानता में लैंगिक जनन होता है, इसमें अलैंगिक जनन भी हो गया, ये भी हम लोगों ने देखे। चौथा ट्रैक्योफाइटा देख लिया। अब इस ट्रैक्योफाइटा को 3 चरण में बांटा गया। तो 3 चरण में ट्रैक्योफाइटा में जिसमें क्या देखा हम लोगों ने कि इसमें संवहनी उत्तक भी होते हैं तथा इसमें फ्लोएम एवं जाइलम भी होते हैं, संवहन तंत्र भी होते हैं, संवहन उत्तक सभी होते हैं। तब इसमें 3 वो टेरिडोफाइटा होता है और एक अनावृत बीजी होता है और एक आवृत बीजी होता है। तो देखेंगे जो टेरिडोफाइटा होता है इसमें बीज रहित संवहनी पादप होते हैं, यानी इसमें बीज नहीं होता है लेकिन संवहनी तंत्र होते हैं, संवहनी पादप होते हैं।
तो इसके कारण इसमें बीज नहीं होने के कारण स्वाभाविक सी बात है, जब बीज नहीं होगा तो पुष्प भी नहीं होगा, तो इसलिए पुष्प एवं बीज नहीं होता, इसलिए इसे क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में है ना क्रिप्टोगैम, तो क्रिप्टोगैम वो होंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में बीज रहित संवहनी उत्तक होते हैं, यानी इसमें पुष्प और बीज नहीं होता, जड़ एवं पत्तियां में विभाजित होता है, जड़ और पत्ती होता है, तो ये टेरिडोफाइटा। अब उसके बाद आ जाइए अनावृत बीजी, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, बीज पादप, बीजीय पादप होता है जिनमें बीज के ऊपर कोई खोल अथवा आवरण नहीं होता। इसमें बीज होता है लेकिन उस बीज के ऊपर कोई आवरण, समानता आप जितने भी बीज देखते होंगे आवरण रहता होगा, चाहे वो कोई भी फल खाइए आप, उस फल के अंदर होगा, चाहे अनानास ही ले लीजिए, अनानास में तो शायद उतना देखने को नहीं मिलता है, नाशपाती ले लीजिए, सेब ले लीजिए, तो जितने भी होते हैं वह जो समानतः मुख्यतः जो होते हैं वह जो बीज होते हैं फल के अंदर होते हैं। तो ये जो अनावृत बीजी में होता है ये बीजीय पादप होते हैं, लेकिन बीज के ऊपर कोई भी इसमें खोल नहीं होता है, तो इसलिए इसको अपुष्पीय पौधे भी कहा जाता है। अपुष्पीय पौधे तो टेरिडोफाइटा ही हो गया क्योंकि उसमें पुष्प नहीं होते हैं। तो इसमें क्या हो गए, बीज रहते हुए भी पुष्प नहीं है, ये भी आपको आगे प्रश्न को देखने मिलेगा, जिन पौधों में बीज बनते हुए किंतु पुष्प नहीं लगते हैं तो अनावृत बीजी आ जाते हैं, तो ये पौधे होता है। उसके बाद आ जाता है आवर्त बीजी। आवर्त बीजी को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होगा, ये ऐसे पादप होंगे जिनमें बीज भी होगा और फलों के भीतर भी वो होंगे, बीज होंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इन बीजों का जो विकास होता है वह अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाते हैं, किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो इस तरह से हम लोग होता है। अब हम लोग को यहाँ पर पूछा पुष्पीय पादप को रखा गया है, तो वही पुष्पीय पादप को क्या कहा गया है, जिसमें पुष्प लगते हैं, यानी कि वो कौन होगा, आवर्त बीजी, तो उसको फेनेरोगेम में रखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, ब्रायोफाइटा भी देख लिया, टेरिडोफाइटा भी देख लिया, क्रिप्टोगैम भी समझ लिया, क्लियर है। तो कि क्या था ब्रायोफाइटा, जब हम लोगों ने देखा कि पादप को 3 जगत में बांटा गया था, पहला थैलोफाइटा था, जिसमें जड़ था, ना तना था, ना पत्ती था, उसमें कोई भी भाग नहीं था, वो और अलैंगिक जनन भी कर रहा था, वो था थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या हम लोगों ने देखा, ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने देखा कि गैर संवहनी होता है, कोई संवहन उत्तक इसमें नहीं पाए जाते हैं, और बीज रहित नमी युक्त वातावरण के साथ शुष्क स्थानों पर भी वह जीवित रहने का इसमें क्षमता होता है, किसमें, या ब्रायोफाइटा में। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत में शैवाल आ रहा था, जो 11 तरह के बाद में शैवाल भी देखने को मिला। उसके बाद था ट्रैक्टियोफाइटा, जिसमें टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवर्त बीजी हम लोगों को देखा ना। अनावृत बीजी में हम लोगों ने क्या देखा कि बीज रहते हुए भी उसमें पुष्प नहीं लग रहे हैं, अर्थात संवहनी उत्तक हैं, तो बीज के, लेकिन जो बीज है उस पर ऊपर खोल नहीं है, किसमें, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत अनावृत बीजी में। फिर आवर्त बीजी में हम लोगों ने क्या देखा कि आवर्त बीजी में क्या है, इसमें संवहनी उत्तक भी हैं और बीज फलों के भीतर स्थित होते हैं, जो समानतः मुख्यतः इस प्रकार के ज़्यादातर यही होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें बीज होते हैं उसको पुष्पी पौधे कहते हैं, है ना, फेनेरोगेम के रूप में जानते हैं, तो वही हो जाएगा, फेनेरोगेम हो जाएगा। और इसको और भी क्या कह सकते हैं फेनेरोगेम को, तो ध्यान में रखिएगा आवर्त बीजी भी इसको कह सकते हैं एंजियोस्पर्म, वो भी ऑप्शन में मिल जाएगा। अब पुष्पीय पादप को रखा गया। अब देखिए, अब सब 2-3 प्रश्न यहाँ से बनेगा। अब अपुष्पीय क्रिप्टोगैम में हम लोगों ने अभी क्या देखा कि क्रिप्टोगैम में हम लोगों ने देखा कि जब क्या है, ट्रैकियोफाइटा को 3 चरण में बांटा गया, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवर्त बीजी। तो जो था टेरिडोफाइटा था, टेरिडोफाइटा में क्या था, उसमें हम लोगों ने देखा कि बीज रहित संवहनी उत्तक होते हैं, यानी उसमें बीज नहीं होता है, तो बीज नहीं रहने के कारण पुष्प भी नहीं आएगा, इसलिए उसे क्रिप्टोगैम भी कहा गया था। फेनेरोगैम किसको कहा गया था, फेनेरोगैम उसको कहा गया था जिसमें पुष्प आ रहा था, पुष्पी पादप था। पुष्पी पादप कौन था, एंजियोस्पर्म था, तो उसे एंजियोस्पर्म भी कहा गया था। तो अपुष्पीय तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टोगैम हो जाएगा, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में क्या हम लोगों ने देखा, ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने देखा कि इसमें गैर संवहनी उत्तक होता है, यानी संवहन उत्तक इसमें नहीं होता है, ये बीज रहित होते हैं, नमी वातावरण में और शुष्क वातावरण में भी यह जीवित रह सकते हैं। टेरिडोफाइटा में हम लोगों ने क्या देखा, टेरिडोफाइटा में हम लोगों ने देखा, और इस टेरिडोफाइटा को ही हम लोग क्या कहें, क्रिप्टोगैम कहे थे, क्योंकि इस टेरिडोफाइटा में क्या हो रहा था, इस टेरिडोफाइटा में जो है संवहनी उत्तक तो था लेकिन बीज नहीं था, तो बीज रहित संवहन उत्तक इसमें पाया जाता था, इसमें पुष्पा बीज नहीं बन रहा था।
नेक्स्ट प्रश्न, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? अब देखिए वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है। हम लोगों ने पहले देखा कि वर्गीकरण के पितामह के रूप में कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। उन्होंने द्विनाम पद्धति को भी साथ में दिया। उनका जीवन काल 1707 से 1778 ईस्वी तक रहा था। उसके बीच में उन्होंने क्या किया, जीवों के वर्गीकरण की एक सही दिशा दी, जिसे मान्यता मिला, और उसमें जीव और जंतु दो जगत में बांटा। फिर जंतुओं को 6 उपवर्ग में भी बांटते हैं। कौन? कैरोलस लिनियस। तो वह जो जब देते हैं आधारीय इकाई देते हैं वर्गीकरण का, तो उसी में से जो सबसे आधार पर आता है वह जाति आता है। जगत से वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि किंगडम से। जगत, संघ, विभाग, वर्ग, उसके बाद गण, गण के बाद कुल, और कुल के बाद क्या होता है? वंश आता है, और सबसे आधार पर आता है जाति, जिसको हम लोग स्पेसीज कहते हैं, है ना, स्पेसीज। तो स्पेसीज देखिए अंग्रेजी भी वही है और उसका उच्चारण भी वही, तो स्पेसीज हो जाएगा। जाति ऑप्शन में रहता तो जाति होता, क्योंकि इसका हिंदी जाति होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। कभी कभी आपको रीजनिंग में भी इस तरह के मिल जाते हैं कि इसको क्रम से सजाइए, तो नीचे वाला भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। जगत से स्टार्ट होता है, किंगडम से, और वो आधारीय इकाई जाति तक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? अब समुद्री जीव है कि जलीय पादप है कि जलीय पौधे हैं कि जड़विहीन पौधे हैं? तो जो हाइड्रोफाइट्स होता है वह जलीय पौधा होता है जो जल में उगते हैं, उसी को हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट है 8वें, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के को 2 शब्दों में लिखना जो बताता है। क्या बताता? अभी हम लोग चर्चा किए कि द्विनाम पद्धति है जो कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा यह क्या किया गया, पद्धति को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि द्विनाम पद्धति में जो नाम का जो पहला पद होगा वह वंश को सूचित करेगा और वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे मनुष्य में होमोसेपियंस, तो जो होमो पहला पद है वह वंश को सूचित किया और जो पहला लेटर हुआ वह एच हो गया, और द्विनाम पद्धति में दूसरा जो पद होगा वह क्या होगा, वह जाति को सूचित करेगा, वह स्मॉल से होगा। तो दूसरा पहला तो होमो और दूसरा सेपियंस, तो एस जो स्मॉल से लिखा जाएगा उसको। तो इसलिए जब भी आप देखिएगा वैज्ञानिक नाम तो होमोसेपियंस हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम ले लीजिए, फिर आम का ले लीजिए मैंगीफेरा इंडिका, तो उसमें देखेंगे कि पहला वर्ड क्या है, वह कैपिटल से है जो वंश को सूचित कर रहा है, और दूसरा नाम का दूसरा पद है जो स्मॉल से है वो जाति को सूचित कर रहा है। तो अगर आपसे प्रश्न होमोसेपियंस दे दे और आपसे पूछ दे कि इसमें जाति क्या है, ऑप्शन में दे दे होमो, फिर में दे दे सेपियंस, और थर्ड में दे दे इनमें से दोनों, और चौथा में दे दे इनमें से कोई नहीं, तो अगर आपको यह पता है कि किस तरह से उन्होंने द्विनाम पद्धति को दिया तो जाति पूछेगा तब तुरंत सेपियंस मारेंगे। सही सेपियंस है, क्योंकि जो दूसरा वर्ड है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ वो जाति को संबोधन कर रहा है, तो वंश से वो जाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 में, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि दो द्विजगत नाम है। पहले कुछ क्या हो गया, वर्गीकरण का जो दिशा देते हैं, कौन देते हैं दिशा, स्टार्ट कहाँ से होता है, आधुनिक वर्गीकरण के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, वह जाने जाते हैं कैरोलस लिनियस जाने जाते हैं, क्योंकि वर्गीकरण को ही दिशा देते हैं। पहले उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वह उस पर अध्ययन ही करते रहते हैं और वो वर्गीकरण नहीं कर पाते, लेकिन एक दिशा देते हैं, कौन, कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति देते हैं। फिर आप देखेंगे कि एक और उसमें जोड़ा जाता है, एक और भाग को शामिल किया जाता है जो प्रोटेस्टा कहलाते हैं। जो प्रोटेस्टा जो आते हैं जो हेकल के द्वारा दिया जाता है। फिर प्रोटेस्टा के बाद आप देखेंगे कि मोनेरा को लाया जाता है, मोनेरा लाया जाता है कोपलैंड के द्वारा, ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक है। फिर लास्ट में फंगी कवक के द्वारा आर.एच. भीटकर के द्वारा लाया जाता है। इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण जीवों के लिए आर.एच. भीटकर को जाना जाता है। तो वही कह रहा है कि जिन पौधों पर बीज नहीं बनते, तो हम लोगों ने देखा कि जो पादप है, पादप को क्या होते हैं, 3 जगत में बांटा गया है। पहला कौन था, थैलोफाइटा था। थैलोफाइटा में क्या देखा, ना ही इसमें जड़ बन रहा था, ना ही इसमें तना बन रहा था, ना ही इसमें पत्ती बन रहा था, और यह अलैंगिक जनन कर रहा था। अलैंगिक जनन मतलब समानता जितने भी जीव जंतु होते हैं लैंगिक जनन कहते हैं, यानी उसमें अंडाणु में शुक्राणु का मिलना आवश्यक होता तब वो लैंगिक जनन होता है, लेकिन इसमें बिना उस तरह की प्रक्रिया हुए हो रहा था। ये थैलोफाइटा का रहा। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल आ रहा था। जो शैवाल है आपको हर एक स्थानों पे लगभग नमी युक्त वातावरण में, कीचड़ में भी, इस तरह के परिस्थिति में भी आपको शैवाल देखने को मिल जाएगा। तालाब झीलों में शैवाल का जो फिर आगे देखें 11 वर्गीकरण बांटा गया। फिर उसमें था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें देखा था कि बीज रहित और गैर संवहनी होता है। इसमें बीज भी नहीं होता, गैर संवहनी होता। संवहनी हम लोगों ने संवहन क्या देखा था कि वैसे उत्तक और वाहिकाएं जो
तरल पदार्थ को, जिसमें लसिका हो जाए, खून हो जाए या कुछ हो जाए, उसको एक भाग से दूसरे भाग, तो इसमें गैर संवहनी होता है। फिर हम लोगों ने देखा था तीसरा भाग देखा था, क्या देखा था, हुआ था ट्रैकियोफाइटा, जिसमें 3 भागों में ट्रैकियोफाइटा को बांटा गया था। हाँ, ट्रैकियोफाइटा में आप जान लीजिए इसमें संवहनी ऊतक भी होगा, बीज रहित भी होगा, जाइलम फ्लोएम भी प्रॉपर मात्रा में होंगे, तो उनको 3 भागों में बांटा गया था। जिसमें टेरिडोफाइटा था, टेरिडोफाइटा में क्या हो रहा था, इसमें संवहन तो था, संवहन ऊतक तो था, लेकिन इसमें क्या था, पुष्प एवं बीज नहीं लग रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहे थे, सिर्फ जड़ एवं पत्ती में विभाजित था, ना ही पुष्प था और ना ही बीज था, तो जड़ एवं पत्ता था, और इसलिए इसे टेरिडोफाइटा को क्या कहा गया था, क्रिप्टोगैम भी कहा गया था। तो करा पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते, तो पौधे जिसमें पुष्प नहीं होते। अब आ जाइए, पुष्प किस में नहीं होते, वो पौधे हैं, लेकिन पौधे, जिन पौधों पर बीज बनते हैं, अच्छा बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं होते हैं, तो टेरिडोफाइटा में तो बीज ही नहीं बना, पुष्प ही नहीं बना। आप नीचे आ जाइए, ट्रैकियोफाइटा के नीचे दूसरा है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में क्या था, उसमें था कि बीज बन रहे थे लेकिन उस पर पुष्प नहीं बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुला बीज था, उसके बीज पर कोई आवरण नहीं होता था। तो ये वैसे बीजीय पादप हैं जिनके ऊपर कोई खोल अथवा आवरण नहीं होता, तो उसको अनावृत बीजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो अनावृत बीजी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर वही प्रश्न रह जाता बीज बनते हैं और पुष्प भी होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। तो इन प्रश्नों को ध्यान दिएगा, इससे थोड़ा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा आगे, और इसकी होगी विस्तार से चर्चा। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी, यह भी अच्छा प्रश्न है। तो जीवाणु को खोज के लिए लुवेनहक जाना जाता है। लुवेनहक ने 1776 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। 1676, सॉरी नहीं, 1700 बोल दिया ना, 1616 में लुवेनहॉक के द्वारा क्या किया जाता है, खोज किया जाता है जीवाणु का। तो ध्यान में रखिएगा, वही एंटोनी बॉन लुवेनहॉक के द्वारा खोजा जाता है जीवाणु। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जीवाणु क्या होता है। यह जो जीवाणु होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है जीवों का, जिसमें मोनेरा है, तो उसी मोनेरा के अंतर्गत में यह जीवाणु आएगा। क्योंकि मोनेरा में प्रायः वे जीव आते हैं जो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है जिसमें प्रो यानी पूर्व, आदि कैरियोटिक मतलब केंद्रक, उसमें क्या हो, केंद्रक नहीं हो, तो उसी में से जीवाणु आता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता, झिल्ली नहीं होता, तो पता नहीं चल पाता। उसी में से मोनेरा जीवाणु आएगा, आगे चर्चा करेंगे। तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा इसका क्या किया गया है, खोज किया गया है और इसे मोनेरा में रखा गया है। चर्चा आगे होगी। नेक्स्ट 11 में देखिए, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। काफ़ी अच्छा ये भी प्रश्न है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है, कौन सही है। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विषमपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु देखिए विविध पोषी या विषमपोषी। विषमपोषी कहने का मतलब जो खुद से पोषण नहीं करते हैं, दूसरे पे आश्रित रहते हैं, उससे भोजन लेते हैं, वही हो गया विविध पोषी या विषमपोषी, किंतु स्वपोषी भी होते हैं। तो आइए थोड़ा सा अब हम लोग चर्चा करते हैं। चौथा में है सभी जीव प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस का इस कॉन्सेप्ट से संबंधित है, लेकिन प्रश्न पूछा है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है, तो सबसे ज़्यादा पर्याप्त कौन है। तो देखिए, अब हम लोगों ने देखा कि जो पहला जो है, जो 5 जगत में जो जीवों का वर्गीकरण को जो बांटा गया है 5 जगत में, तो मोनेरा, तो मोनेरा में हम लोगों ने क्या देखा कि जो मोनेरा है, मोनेरा के अंतर्गत में प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यह जो है प्रो का अर्थ होता है पूर्व यानी आदि, जिसमें, और कैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक, जिसमें पूर्व से पहले से केंद्रक नहीं हो, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अर्थात मतलब आप समझ लीजिए कि जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक में ही तो डीएनए होता है ना। हाँ, वो कई बार थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ को एकत्रित करता है, और फिर आप उसको देखेंगे, फिर डीएनए के गुण के रूप में वो वाहित करता है, फिर आरएनए को दिशा निर्देश करता है, तो वो अलग चर्चा है, वो हम लोग करेंगे। तो क्या होता है इसमें, जब स्वाभाविक सी बात है केंद्रक नहीं होता, इसके कारण कोशिका द्रव से केंद्रक कला का पृथक ना होकर एक अनिश्चित आकार बन जाता है। तो इसमें मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव होता है, और उस प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा गया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया को अंतर्गत में जो आता है वो आप देखेंगे, ये साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा, नीलहरित शैवाल। तो जो यू बैक्टीरिया, तो वही मोनेरा जगत के अंतर्गत में जो होते हैं, यू बैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु कहते हैं। मोनेरा को 2, यू बैक्टीरिया और आद बैक्टीरिया। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, हम इसलिए बताएं कि थोड़ा सा हो सकता है वो पूछ दे कि यू बैक्टीरिया के अंदर में है कि आद बैक्टीरिया के अंतर्गत में है। आद बैक्टीरिया वैसे होते हैं जो मतलब कठिन परिस्थितियों में भी वो जहाँ पर अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, वो आर्क बैक्टीरिया कहलाते हैं,
है ना, विशिष्ट परिस्थिति में भी वो जन्म ले लेते, कठिन वातावास में भी, इसलिए उसको आर्क बैक्टीरिया कहा गया, आर्की बैक्टीरिया। तो उसकी चर्चा बाद में होगी। तो हम लोगों ने देखा तो इस तरह से जो यू बैक्टीरिया यानी वास्तविक जीवाणु, जितने भी अधिकांश जीवाणु होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन इसी जीवाणु में से कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जिसमें क्या होता है, यानी अपना खुद से खाना बनाने का गुण होता है, यानी वो एक तरह से पादप का उसमें गुण होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया ऐसा है जिसमें नील हरित शैवाल होता है, को पादप जगत के अंतर्गत में, इसलिए इसको पादप जगत में कर लिया क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर लेता है साइनोबैक्टीरिया। तो प्रश्न आपको कभी देखने को मिल जाएगा कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो पादप जगत में रखा गया, तो साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि उसमें नीलहरित शैवाल पाया जाता है, और जिसके कारण नीलहरित शैवाल पाए जाने के कारण साइनोबैक्टीरिया है। तो नीलहरित जो होता है उसमें ये नीलहरित शैवाल भी उसे कहा जाता है, तो इसलिए उसे पादप जगत में रखा गया क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, जैसे ही पर्णहरित उसमें पाया जा रहा है क्लोरोफिल। तो अब हम लोग को करा ऑप्शन में सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी जीवाणु स्वपोषी नहीं होता, सभी जीवाणु विषम पोषी होते हैं, यानी दूसरे के जीवाणु पर पर निर्भर रहते हैं, खाना पे जीवाणु पर। तो इसलिए पहला गलत, सभी जीवाणु विषम पोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी, यानी सभी जीवाणु विषम पोषी होते हैं। सभी कहना उचित नहीं है, अधिकांश कहना उचित है, क्योंकि अगर सभी कहिएगा तो इसी में से एक साइनोबैक्टीरिया आता है, मतलब अभी जो हम लोग चर्चा किए, जो साइनोबैक्टीरिया है उसको इसलिए पादप में रखा गया है क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं हम लोग। तो इसके कारण तो सभी तो नहीं होगा, और भी फिर बाद में आपको आगे देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। इसी में अधिकांश जीवाणु विविध पोषी यानी विषम पोषी होते हैं, यानी दूसरों के भोजन पर निर्भर रहते हैं, उनसे भोजन लेते हैं, तो यह सही है। किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। अब किंतु कैसे, तो उसमें से साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरित शैवाल कहा जाता है, वह प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कर लेता है और उस क्रिया के कारण अपना भोजन बना लेता है, इसलिए वह उसे स्वपोषी कहा गया है। तो प्रश्न यह भी देखने को मिल सकता है कि कौन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्वपोषी हैं, तो नीलहरित शैवाल हो जाएगा, जिसको साइनोबैक्टीरिया उसी को कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो। तो सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ऐसा नहीं, कुछ जीवाणु हैं जिसमें हम लोग अभी देखा साइनोबैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 12 में देखिए, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि। अब कह रहा है जीवाणु को पौधे क्यों माना गया। अभी हम लोगों ने देखा ना कि जीवाणु जो होते हैं वह मोनेरा के अंतर्गत में रखा गया। मोनेरा के अंतर्गत में वो जीव आते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनमें पूर्व यानी पहले से केंद्रक नहीं होता, केंद्रक का अभाव होता है, यानी कहिए केंद्रक और केंद्रक झिल्ली। जब एक कोशिका होता है तो कोशिका के बाहर में तो पहले कोशिका झिल्ली होता है, और इस कोशिका झिल्ली जो क्या करता है, वह कंट्रोल करता है, यानी जो अंदर का जो द्रव होता है, बाहर का द्रव होता है, उसको बैलेंस बना कर रखता है, वह अंदर से बाहर ले जाता है, यानी उसी भाग को ले जाता है कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली के द्वारा, जो क्या कर सके, परासरण का काम कर सके। तो इस तरह से होता है, झिल्ली होता है। और उसके बाद एक क्या होते हैं, भित्ति भी होते हैं, जो मुख्यतः प्रोटीन काइटिन के समय अलग अलग होता है। जंतु में मिलेंगे तो प्रोटीन का, और इधर आप देखेंगे शैवाल वाल में या फिर कवक को मिलेगा तो काइटिन का मिलेगा। तो इस तरह से होता है। तो वही कह रहा है कि जीवाणु को पौधों में माना जाता है। अब जीवाणु को पौधे माना गया क्योंकि, इसलिए माना गया है क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उसमें से अभी हम लोगों ने देखा कि वह प्रोकैरियोटिक में, उसको मोनेरा के अंतर्गत में रखा गया है। और जो मोनेरा है, मोनेरा के अंतर्गत में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। और जो अधिकांश जीवाणु होते हैं वह क्या होते हैं, वह मोनेरा के अंतर्गत। मोनेरा को जीवाणु को दो भागों में, आद बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आद बैक्टीरिया के कहने का मतलब वैसे विशिष्ट बैक्टीरिया होते हैं जो कठिन वास में भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गर्म हो गया, कच्छ क्षेत्र हो गया, इस सब में तो वो हो गया। और उसी में से क्या हो गया, जो हो गया यू बैक्टीरिया, यानी साधारणतः जीवाणु हो गया। उसमें से क्या है, जितने भी जीवाणु होते हैं वो अधिकांश यू बैक्टीरिया वास्तविक में आते हैं। तो उसी में से जो एक साइनोबैक्टीरिया था जिसमें हम लोगों ने देखा था, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वह स्वयं भोजन बना रहा था। तो इसलिए कुछ को जीवाणुओं के पौधों में मान लिया गया इसी के कारण। तो वो एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल उसका जो कोशिका जो भित्ति होता है ना, वो कठोर होता है। अब कोशिका भित्ति क्या है, तो कोशिका का जब हम लोग स्वरूप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो कोशिका होता है, कोशिका के जो बाहर होते हैं एक झिल्ली होता है, और उस झिल्ली पर जो परत होता है चढ़ा हुआ होता है। सब में जंतु में हम लोगों को देखनी है प्रोटीन का होता है, और पादप में काइटिन का मिल जाएगा, आपको सेल्यूलोज का मिल जाएगा। तो उस तरह से होता है। तो इसमें वो चीज़ पाया जाता है, किसमें, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कर रहा है, तो इसीलिए। नेक्स्ट देखिए 13 में, जीवाणविक कोशिका में होती है। जीवाणवीय कोशिका में क्या होता है, अब सोच लीजिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। तब
केंद्रक तो होगा नहीं, तो केंद्रक ऑप्शन में दिया ही नहीं, केंद्रक झिल्ली भी नहीं दिया, तो वो दोनों ऑप्शन में दिया। अब आपके माइंड में प्रश्न हो रहा हो क्या है, तो देखिए कोशिका होता है, कोशिका कोशिका को तो हम लोग देख लिया, कोशिका झिल्ली होती है, फिर उसी की झिल्ली पर ने चारों पर से प्रत होगा, और उसी के अंदर में जीव द्रव कला होगा, यानी जितने भी जीव द्रव जो होंगे, लिक्विड होंगे, वह जीव द्रव होंगे, है ना, जितने भी अंगक होंगे, और उसके अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस केंद्रक होंगे, उस केंद्रक में भी क्या होगा, झिल्ली होगा। तो वही जो केंद्रक के बाहर जो होता है ना, लाइसोसोम हो गया, और हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और अंतर्द्रव्य ये जलिका हो गया, खुरदरा अंतर्द्रव्य जलिका, ये सभी ये होते हैं केंद्र के बाहर में होते हैं। तो क्या होता है इसमें से, जीवाणु में तो वो दोनों नहीं होता, तो जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम जीवाणु कोशिका में नहीं होता है ना, तो ध्यान में रखेंगे। बाकी ये सूत्रकणिका भी होता है, जीव द्रव्य कला भी होता है, और कोशिका भित्ति भी होता है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वह मुख्यतः किससे बनी होती है, वो आपको काइटिन से देखने को मिलेगा। कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति जो कौन, वह कोशिका के जो बाहर होता है, कोशिका झिल्ली जो होती है ना, उसी के साथ में जो संलग्न होता है उसके बाहर, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 14 में, जीवाणु को साधारण आकृति क्या होती है। अब चलिए आज ये जीवाणु के बारे में पढ़िए, है ना। तो जीवाणु के जो साधारण आकृति होते हैं, जीवाणु को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। किस तरह के जो आकार में जीवाणु मिलते हैं, तो उसके हम लोग चर्चा करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत में आते हैं, तो हम लोगों ने देख लिया। ये सूक्ष्म जीव में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, यानी एक मुट्ठी में लगभग 1 लाख आ जाएगा बैक्टीरिया, ये इतना आप जान लीजिए, और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सही बात है, सभी स्थानों पर मिल जाएंगे। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है, वो थोड़ा देख लेते क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। 4 भागों में, पहला जो गोलाकार होता है, यानी इस तरह से जो आपको देखने को मिलेगा, हम थोड़ा सा आपको आकृति बढ़ा रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं या कोकाई कहते हैं, गोलाकार को। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग छड़ाकार होता है, जिसे बैसिलस या बैसिलाई कहते हैं। इस अनुसार छड़ के अनुसार मिलेगा, यानी इस तरह से रहेगा, तो छड़ानुकार, इसको ये बैसिलस कहिए या बैसिलाई कहिए, छड़ा। तीसरा जो था, तीसरा क्या मिलेगा आकृति, वह मिलेगा बिब्रियो का, कौमाकार का, इस तरह से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिब्रियो या बिब्रिया कहेंगे, कौमाकार का होता है तीसरा। और चौथा जो मिलता है वह सर्पिलाकार, इस तरह से मिलेगा, सर्प के आकार लंबा सा मिलेगा, उसके स्पाइरिला कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया, जो कौमाकार का है बिब्रियो हो गया, जो सर्पिलाकार है वह स्पाइरिलाकार हो गया, स्पाइरलस हो गया। जो कौमाकार का है तो बिब्रिया तो हो ही गया, जो छड़ानुसार है उसको हम लोग क्या कहें, बैसिलाई कहें, बैसिलाई कहें, जो गोल है कोकाई कहें। तो आइए प्रश्नों का देखते हैं। ये जीवाणु का जो आकृति होता है, और जो साधारणतः जीवाणु होते हैं ना, वो आपको गोलाकार ही मिलते हैं, यानी गोल में मिलते हैं, ज़्यादातर वही होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, जीवाणु में साधारण आकृति होते हैं। तो जो जीवाणु में जो साधारण आकृति होते हैं वो क्या होते हैं, छड़ रूपी। तो हमने अभी बता दिया ना कि साधारण गोल होते, गोल नहीं, वो छड़ वाला जो हम लोग देखा था ना, जो छड़ आकृति जो अपना रूप कर रहा था, उसे बैसिलाई या बैसिलस कह रहे थे हम लोग, इस अनुसार। तो साधारणतः जो होते हैं ना जीवाणु, इसी तरह से आपको मतलब मिलेंगे ज़्यादातर। और जो गोल होते हैं उसे कोकाई कहते हैं। तो ये छड़ हो जाएगा, छड़ रूपी हो जाएगा, बैसिली हो जाएगा। वो देखिए कोकाई है गोल, ये गोल होता है। सभी ये जो चारों ऑप्शन है ना, चारों इसी का पार्ट दिया हुआ है, लेकिन जो अधिकांश साधारण आकृति क्या होता है जीवाणु का ज़्यादा, वह होता है छड़, होता है छड़ के। 15 में, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, तो अब देखिए छोटा, हाँ छोटा जो होगा ना वह गोला वाला होगा, जो सबसे जो गोलाकार होता है ना, जिसे हम लोग कोकाई कहे थे ना, वो सबसे छोटा होता है। और जो साधारणतः जो ज़्यादा होता है वो छड़ानुकार, जिसे हम लोग क्या कहे थे, बैसिलाई कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक गोल जीवाणु कहलाता है। तो गोल जीवाणु क्या कहलाता है, कोकस कहलाता है, कोकाई कहलाता है, जो गोल के अनुसार। जो कौमा के अनुसार आता है उसको बैसिलाई कहते हैं। बैब्रियो किसको कहते हैं, बैब्रियो जो होता है ये बैब्रियो गोला का, यही तो कौमा को बैब्रियो कहते हैं ना। बैसिलस हो गया छड़ानुसार, जो छड़ के अनुसार बैसिलस होगा। स्पाइरिला जो ये सर्प के अनुसार होता है, स्पाइरिला लंबा होता है। नेक्स्ट देखिए, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, स्पाइरिलस कहते हैं। और गोल जीवाणु को कोकाई कहते हैं, और बैसिलस छड़ाकार को बैसिलस कहते हैं। और एक और क्या था, एक था बैब्रियो जो कौमा करके था। नेक्स्ट देखिएगा 18 में, 18 में कह रहा वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, हम लोग एक चीज़ पढ़ें, क्या पढ़ें कि पहले तो जीवों का जो वर्गीकरण है वह 5 भागों में किया जाता है, जिसमें मोनेरा हम लोगों देखें। तो मोनेरा में हम लोगों ने देखा कि पहली बात ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना प्रो का अर्थ होता है आदि, पूर्व, यानी पूर्व से उसमें केंद्रक नहीं होता है।
तो वो होता उसके मोनेरा के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा कि जीवाणु को रखा गया। और जीवाणु मुख्यतः जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो जीवाणु दो तरह के होते हैं, आध बैक्टीरिया होते हैं और एक यू बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया में वास्तविक जीवाणु होते हैं, आध बैक्टीरिया में जो विशिष्ट स्थानों पर यानी विषम परिस्थिति में भी उग सकते हैं। तो अब कवक है, लाइकेन है, जीवाणु है। सवाल तो केंद्रक तो स्वाभाविक सी बात है कि जीवाणु में नहीं होगा कि मोनेरा के अंतर्गत में आ रहा है। इसमें अभी भी हम लोग चर्चा किए कि जो जीवाणु में होता है वह एक और भी जो है उसमें केंद्रक तो ना ही ऑप्शन में केंद्रक था ना कोशिका झिल्ली था, उसमें राइबोसोम था। तो राइबोसोम इसमें नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। अब कवक क्या हो गया, कवक की चर्चा हम लोग किए हैं कि कवक क्या है। तो कवक ये यूकैरियोटिक जीव है जिसमें संवहनी ऊतक भी होते हैं और हरित लवक भी होते हैं, है ना। लाइकेन क्या हो गया, तो आप आगे देखेंगे शैवाल और कवक का जो आश्रय होता है वो लाइकेन कहलाता है और ये प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। जहाँ पे प्रदूषण होगा वो नहीं उगेगा। यानी एक तरह से कहिए जो कवक है ना वो शैवाल को खनिज देता है, यानी उसको जो खाने में चाहिए जैसे जल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब जितने भी हो गए ना भोज्य पदार्थ, खनिज, लवण, विटामिन, वो कवक देता है। और कवक को भोजन बना के शैवाल देता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। इस तरह से खाना ये दे देता है और खनिज पदार्थ वो दे देता है, और इस तरह से वो जो सहवास बनता है वो लाइकेन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो केंद्रक अनुपस्थित रहते हैं वो जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं, शैवाल होगा, कवक होगा, जीवाणु होगा, कीट होगा। तो सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाएंगे, जीवाणु पाए जाएंगे इन चारों में। अब शैवाल क्या था, शैवाल हम लोगों ने देखा जब ब्रायो नहीं थैलोफाइटा, जब हम लोगों ने देखा कि पादप जगत का जो वर्गीकरण किया गया था वो 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्राइडोफाइटा और ट्रैकिडियोफाइटा। तो थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा में हम लोगों ने क्या देखा, ना ही इसमें जड़ होता है, ना तना होता है, ना पत्ती होता, और ये अलैंगिक जनन भी करता है। अलैंगिक जनन मतलब कि समानता जितने भी जो होते हैं वो लैंगिक जनन कहते हैं, यानी शुक्राणु का अंडाणु से मिलने के बाद उसमें जनन होता है, प्रजनन होता है। लेकिन ये जो शैवाल ऐसा है वो थैलोफाइटा में आता है, जो 11 तरह के इसको बांटा गया, 11 भागों में वर्गीकरण, 11 तरह के शैवाल हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, जिसमें आपको मिलेगा क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सभी हैं। तो सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक मुट्ठी अगर मिट्टी लेते हैं तो उसमें लाखों जीवाणु मिल जाएंगे। कवक क्या था, कवक हम लोगों ने देख लिया, ये यू बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या हो गया, जिसमें केंद्रक प्रॉपर मात्रा में पाए जाते हैं, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उसमें होता है, उसी को हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि कवक के अंतर्गत में कौन से आ जाएंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे एक हाइफे होता है, उस तरह से जो कुछ पदार्थ आते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 में बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। काफ़ी ये भी अच्छा प्रश्न है। अभी देखिए चर्चा हुई थी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, इसका हिंदी जीवाणु होता है बैक्टीरिया का, तो जीवाणु को जो है मोनेरा जगत में रखा गया था और उस जीवाणु 2 भागों में प्रॉपर मिल रहा था। एक आध बैक्टीरिया में, आध बैक्टीरिया हम लोगों ने देखा कि जो विशिष्ट स्थानों में, विषम परिस्थिति में भी उग सकते हैं, कठिन वासावास में, अत्यंत कठिन वास में भी स्थानों में, लवणीय क्षेत्रों में उग सकते हैं, वो आध बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया समानता जो हो गए, और उसमें से हम लोगों ने देखा कि कुछ जीवाणु जो है स्वपोषी हैं, जिसमें से साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। तो नीलहरित शैवाल जो होता है साइनोबैक्टीरिया, वही बर्नी लवक के कारण वो क्या होते हैं, उनका रंग नीला होता है, उसमें लवक पाया जाता है। जितनी भी जो पौधे का जो रंग होता है वो बर्नी लवक के कारण होता है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय वही बर्नी लवक हो जाएगा इस चारों ऑप्शन में। श्वसन मूल नहीं, मध्यकाय नहीं, जीनधर नहीं। क्या है ये सभी क्या है, तो उनकी चर्चा हम लोग थोड़ा आगे करेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पास्चर में देखिए, पास्चर प्रसिद्ध है। अब पास्चर किस लिए प्रसिद्ध है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्म जीव के अन्वेषण के लिए, रोग की जर्म थ्योरी के लिए। तो पास्चर किस लिए प्रसिद्ध है, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। तो आप हमें बताइए कि यह पास्चर क्या है, क्या कहना चाह रहा है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। 22 में देखिए निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है, अब बता दीजिए, विषाणु है कि जीवाणु है कि माइकोप्लाज्मा है कि ईस्ट है। अब सबसे छोटा जीव विषाणु तो जीव है ही नहीं, क्योंकि यह क्या है, सजीव और निर्जीव का एक कड़ी है। अगर आप विषाणु को छोड़ दीजिए बाहर में तो करोड़ों लाखों वर्ष तक ऐसे ही रह जाएगा, जब तक कि उसको कोई सजीव में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। माइकोप्लाज्मा ईस्ट, तो इसमें से सबसे छोटा इसमें हो जाएगा, यह जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छा से समझेंगे। इनसे 4-5 प्रश्न बनते हैं और आपको एग्जाम में देखने को ही मिल जाता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में, नाइट्रोजन के यौगिक क्या हो गया, या नाइट्रेट में या नाइट्राइट में।
तो आपको यह पता होगा कि जो पौधे वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, और उस नाइट्रोजन को जो पौधे में डायरेक्ट उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के बाद ही उसको अवशोषित करता है, पौधा उसका उपयोग करता है। अब यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या, इसे हम लोग समझेंगे। अब ये होता है दो तरह से होता है, एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक मतलब जिसमें जीवों का उसमें सहयोग होता है। तो क्या होता है कि जो वायु में तो प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है, तो क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, यानी अमोनिया में बदल देते हैं। नाइट्रेट में आने के बाद उसको नाइट्रेट में लेके फिर अमोनिया में करते हैं, फिर अमोनिया का अपचयन कर वो क्या करते हैं, अमोनिया का अपचयन कर लेते हैं, और वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो इसमें करा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, तो वह क्या क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा। तो आइए प्रोसेस हम लोग समझते हैं थोड़ा क्या होता है। ये जो प्रक्रिया कुछ प्रोकैरियोटिक जीव ही कर पाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का जो होता है वह अमोनिया में अपचयन हो जाता है। हालांकि जो वह जो पहले अमोनिया होता है, अमोनिया से अमोनियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम नाइट्राइट में होता है, क्योंकि डायरेक्ट सीधे रूप से पौधे, कोई भी पौधे वह उसको उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक में लेते हैं, इसलिए उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो यह जैव जो होता है कुछ जीवों के द्वारा होता है, इसलिए इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जो जीवित प्राणी द्वारा नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयन कर लिया जाता है, और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसमें से क्या होते हैं, कुछ जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्मजीव होते हैं वह स्वतंत्र जीवी और सहजीवी दोनों होते हैं। अब आपके माइंड में उठा हुआ है, ये क्या बोल दिए आप, स्वतंत्र जीवी और सहजीवी, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि कुछ जो है स्वतंत्र रहकर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं, और कुछ सहजीवी यानी किसी के साथ में होकर। सहजीवी का मतलब क्या हो गया, जब दो या दो से अधिक मिलकर उसका क्या करते हो, आपस में रहते हो। तो कुछ स्वतंत्र रूप से, कुछ सहजीवी रूप से इसका क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके फिर उस अमोनिया में जब उसको बनाते हैं उसके रूप में बोल लेते हैं। तो पहले नाइट्रोजन से नाइट्राइट में बदला, फिर नाइट्राइट से उसको अमोनिया में ले गया, और फिर जब उसको जो प्रक्रिया ये जब होने लगा, तो उसमें कुछ स्वतंत्र जीवी और कुछ सहजीवी होते हैं। सहजीवी में राइजोबियम होगा और एक और एलनस है, ये दो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और स्वतंत्र में और जैसे एजोबैक्टर हो गया, बिजरिंगिया हो गया, ये सभी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, यानी स्वतंत्र रूप से ये कर लेते हैं। और उसमें से देखेंगे कि रोडोस्पाइरला जीवाणु है जो ऑक्सी है, जो भी है जो ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सी है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कर लेते हैं, लेकिन जो ऑक्सी है नहीं, वो ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में रोडोस्पाइरला करता है ना, वो स्वतंत्र जीव, वो भी स्वतंत्र जीवी है। तो ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या होता है कि जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया, और एक और है इसके द्वारा कुछ नील हरित जीवाणु भी हैं, जिसमें एनाबीना, नोस्टॉक है, ये स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों को देखें, एक स्वतंत्र और एक सहजीवी। अब सहजीवी में क्या हम लोगों ने देखा कि सहजीवी में जो था वो हम लोग देखें कि राइजोबियम था जो सहजीवी है, फिर एलनस है, यह सहजीवी है, यानी यह क्या होते हैं इसके साथ में आप बाद में देखेंगे कि ये राइजोबियम के साथ कौन है, लेग जो ये देखिए ना, लेग हेमोग्लोबिन उसके साथ में आएगा, फिर उसके बाद वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। और जो लेग हेमोग्लोबिन है वह ऑक्सी है, यानी वह क्या करता है, वहाँ वातावरण को ऑक्सी बना देता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, जो राइजोबियम होता है और जो नाइट्रोजन होता है ना, वो काफ़ी संवेदन होता है किसके प्रति, ऑक्सीजन के प्रति, तो इसलिए वो उस वातावरण को बनाता है। तो आगे चर्चा होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना अभी कि जो नाइट्रोजन स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं वह ऑक्सी सूक्ष्म जीव में जो कौन कौन है, ऑक्सी में एजोबैक्टर हैं और बिजरिंगिया, ये स्वतंत्र रूप से कर लेते हैं। और उसके बाद एक ऑक्सी भी देखें, कौन देखें, रोडोस्पाइरा। फिर उसके बाद देखें कि कुछ नील हरित जीवाणु भी हैं, यानी जो मतलब एक नील हरित जीवाणु भी हैं जिसमें एनाबीना, नोस्टॉक है, ये भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन है। इस तरह से हम लोगों ने स्वतंत्र के बारे में देख लिया, जो एक नील हरित हैं, फिर एक स्वतंत्र रूप में सूक्ष्म जीव हैं, दोनों जीवों। अब हम लोग सहजीवी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सहजीवी में क्या है कि जो सहजीवी में कौन कौन हो गया, यह राइजोबियम हो गया और एक और है एलनस है, ये दोनों जो हैं सहजीवी हैं। हालांकि राइजोबियम फलीदार पौधों में मिलेगा, लेकिन एलनस है जो अलेग्यूमिनस पौधों में देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रश्न देखने को मिलता है प्रश्न, इसलिए हम आपको थोड़ा डीप बता रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको एक बार बताएंगे फिर दोबारा गलती हो जाएगा। तब जो सहजीवी है, जैसे जिसमें हो गया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन हो गया, जीवाणु राइजोबियम। तो राइजोबियम जो होता है लेग्यूमिनस जो होते हैं, यानी फलीदार पौधे होते हैं, जिसमें अल्फा अल्फा हो गया, स्वीट फ्लेवर हो गया, मीठा मटर हो गया, मसूर हो गया, उदान हो गया, मटर हो गया, ये सभी में के जड़ों में
के साथ ये संबंधित रखती है। उन जड़ों में एक ग्रंथियाँ पाई जाती है और उसी ग्रंथिया में राइजोबियम के जो एंजाइम होते हैं और उस ग्रंथिया में जो होता है, जो ग्रंथि होते हैं उसी में लेग हेमोग्लोबिन होते हैं। जो राइजोबियम को जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं तो जो लेग हेमोग्लोबिन होता है वहाँ पर वह वातावरण क्रिएट करता है कि नाइट्रोजन जो क्या होता है वह मतलब ये ऑक्सीजन में तुरंत संवेदनशील होता है, इसलिए वह वातावरण को अनऑक्सी बना देता है, ऑक्सीजन को वहाँ से शोषित कर लेता है। इसलिए कभी कभी प्रश्न आपको यह भी देखने मिलेगा, लेग हेमोग्लोबिन क्या है, लाल रंग का है, गुलाबी रंग का है, क्या करता है, तो ऑक्सीजन का अपमार्जन करता है, ऑक्सीजन को वह अवशोषण कर लेता है। तब फिर क्या करता है, राइजोबियम के जो एंजाइम होते हैं वह उसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं, यानी उसको वह ले लेते हैं जड़ के अंदर में, यानी वह क्या करते हैं, अमोनिया बनाकर उसको ले लेते हैं। इस तरह से प्रक्रिया होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि राइजोबियम और उसी प्रकार फ्रैंकिया होते हैं। फ्रैंकिया जो अफलीदार पौधे में पाए जाते हैं, है ना, तो वो भी याद रखिएगा। दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी हैं। जो अगर मृदा में हैं तो स्वतंत्र जीवी हैं, लेकिन जैसे ही वातावरण में वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सहजीवी हो जाएंगे, यानी वह अपने साथ कोई भी सूक्ष्म जीव को लेंगे, जिसमें राइजोबियम के साथ लेग हेमोग्लोबिन आ जाता है। इस तरह से हो जाता है। तो अब आपके माइंड में उठाओ कि लेग हेमोग्लोबिन होता कैसे। तो जो भी दाल के पौधे उखाड़िए आप मिट्टी से, और उसमें जो ग्रंथि है, छोटा छोटा गांठ होगा ना, उस गांठ को काटिए, उसमें गुलाबी या लाल रंग का होगा, और वही जो लाल रंग का होगा ना, वही क्या कहलाता है, वही लेग हेमोग्लोबिन होता है। उसी की वजह से वो लाल हो जाता है। और लेग हेमोग्लोबिन का काम क्या है, वह अनऑक्सी वातावरण बनाता है, यानी ऑक्सीजन का अपमार्जक करता है वहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन नहीं बनने देता है। अगर ऑक्सीजन बनेगा तो फिर नाइट्रोजन का वो अवशोषण नहीं कर पाएगा। उस प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है ना, नाइट्रेट से फिर अमोनिया में लेकर वो ग्रहण करके फिर अमोनिया तक पहुंचाता है, फिर बाद में फिर देखें, तो इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया, हम लोगों ने यह भी समझ लिया कि जो स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं, ऑक्सी जीव सूक्ष्म जीव, वो भी देख लिए। ऑक्सी सूक्ष्म जीव में जो स्वतंत्र में एजोबैक्टर बिजरिंगिया भी देख लिए, ऑक्सी में रोडोस्पाइरला भी देख लिए। उसके बाद कुछ नील हरित जीवाणु में भी एनाबीना नोस्टॉक भी देख लिए। फिर हम लोग सहजीवी में आए। सहजीवी में हम लोगों ने क्या देखा, सहजीवी में हम लोगों ने देखा राइजोबियम देखा, फिर कौन देखा, एलनस देखा, ये दो के बारे में देखा। सहजीवी में जो राइजोबियम है वो किसके साथ सहजीवी प्रक्रिया कर रहा है, वह लेग हेमोग्लोबिन के साथ सूक्ष्म जीव के साथ में वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा, और जो लेग हेमोग्लोबिन है वह ग्रंथिया में पाया जाता है, जो लाल या गुलाबी रंग का होता है, और जो वहाँ पर ऑक्सीजन का अपमार्जन करता है। तो आशा करते हैं इससे कॉन्सेप्ट से 3-4 प्रश्न आएगा, वो सभी बन जाएगा आपका। तो अब आ जाएगी मूल ग्रंथियाँ। रूट नोडलस क्या, वही है रूट नोडलस। कुछ लेग्यूमिनस पादप, लेग्यूमिनस पादप यानी फलीदार पौधे, जिसमें मटर हो गया, दाना हो गया, मसूर हो गया, वो पादों और कुछ अन्य पौधों में यह मूल ग्रंथियाँ पाई जाती है। कुछ अन्य पौधों जैसे एलनस, हम लोगों ने देखा ना, एलनस जो है अफलीदार भी है, तो वही होता है मूल ग्रंथियाँ। न्यूट्रोडल्स वही होता है छोटा छोटा गांठ में। तो देखिए ऑप्शन में, देखिए क्या करा, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादप में पाया जाता है मूल ग्रंथियाँ, सभी लेग्यूमिनस पादों में, किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं। तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक क्या अलेग्यूमिनस भी है। अलेग्यूमिनस में जो कौन था, जिसमें एलनस था, वहाँ भी हो रहा था ना, ग्रंथि के निर्माण से हो रहा था। तो इसलिए यह प्रश्न का क्या होगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा, और ऑप्शन नंबर बी भी गलत हुआ कि केवल लेग्यूमिनस नहीं था। अलेग्यूमिनस में तो कौन था, एलनस को हम लोगों ने देखा। तो इसलिए कुछ लेग्यूमिनस पादप और कुछ अन्य पौधों में भी। नेक्स्ट देखिए 25 में, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह जाते हैं क्योंकि। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब इससे भी दो तीन कॉन्सेप्ट है, चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि। देखिए क्या होता है, क्योंकि वह जीव द्रव कुंचित हो जाता है और इस तरह वह मर जाती है। ये जीव द्रव कुंचित क्या है, ऑप्शन और भी है। अचार में जीवाणु को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं मिलता है, लवण जनन की संदमन होता है, जीवाणु जनन के लिए होता है। तो इसका प्रश्न है जीव द्रव कुंचित हो जाता है, इस तरह वह मर जाते हैं। अब ये जीव द्रव कुंचित क्या है, अब देखिए जीव द्रव, पहले हम लोग जीव द्रव समझिए। जीव द्रव क्या होता है, जीव द्रव होता है कि कोशिका द्रव और केंद्रक जो है, कोशिका का जो द्रव है और केंद्रक जो दोनों मिलकर जो होता है ना, ये कोशिका हो गया, इसके द्रव हो गया, ये अंदर से केंद्रक हो गया। तो कोशिका द्रव और केंद्रक के मिलने से जीव द्रव बनता है। तो उसी का जो कुंचन अलग हो जाता है, उसी को जीव द्रव कुंचन कहते हैं। तो क्या हो जाता है, आप सोचिए कभी कभी जो हम लोग के घर में मम्मी हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, जो अचार बनाते हैं, उस अचार में बताइए उसमें क्यों नहीं जीवाणु रहता है, क्यों नहीं वो अचार खराब हो जाता है। तो उसमें जीव द्रव कुंचन होता है। ये जीव द्रव कुंचन क्या है, तो इसे समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, कोशिका का संरचना समझना होगा। तो उस कोशिका का संरचना क्या होता है वो समझ लीजिए। कोशिका में आप नॉर्मल, हम थोड़ा ऊपर बता रहे हैं, कोशिका जो होता है, कोशिका के चारों ओर तो पहले कोशिका झिल्ली होती है,
है ना। और ये कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद क्या होता है, कोशिका झिल्ली में फिर कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर केंद्रक होता है, और उस केंद्रक के बाहर जो कोशिका के अंदर में होता है कोशिका जरब होता है, यानी बहुत सारे जो द्रव होते हैं, और उस द्रव में बहुत सारे अंगक होते हैं, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सभी अंगक इसमें मिलेंगे आपको। इस तरह से होता है। और अंदर जो होते हैं केंद्रक के अंदर भी जीव द्रव होते हैं, केंद्रक का होता है। तो ये प्रक्रिया एक समानता कोशिका में होता है। तो हमने क्या बोला कि आपको जीव द्रव संगठन पढ़ने के लिए आपको पहले समझना होगा कोशिका। तो कोशिका हम लोगों ने एक मोटा मोटी भाषा में समझ लिया कि कोशिका में क्या क्या होता है, किस तरह से उसकी संरचना होती है। तो उसे फिर अब उसके बाद कोशिका समझ, उसके बाद हम लोग आर्धपरगम झिल्ली समझना होगा। ये आर्धपरगम झिल्ली क्या होता है, यह जो झिल्ली होता है यह मुख्यतः जो है कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह जो झिल्ली, यह आपको कोशिका जो झिल्ली होता है ना वही अर्धपारगामी झिल्ली, एक तरह से ये झिल्ली होता है, यानी जो झिल्ली इसके ऊपर होता है ना वही अर्धपारगामी झिल्ली होता है, जो कोशिका के बाहर होता है ना। वो जो झिल्ली हम बताएं कोशिका झिल्ली वो अर्धपरगामी होता है। अर्धपरगामी क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको विलेय और विलेयक को समझना होगा। विलेय और विलेयक क्या है, क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे समझेंगे तो ये आपको अच्छा से समझ में आएगा अर्धपरगामी झिल्ली क्या होता है ना। जो ही झिल्ली होता है वो जो लगा होता है ना कोशिका के बाहर झिल्ली, वही अर्धपरगामी झिल्ली भी कहलाता है। वो अर्धपरगम इसलिए कहलाता है क्योंकि वो क्या होता है, इसे समझने के लिए हम लोग पहले विलेय समझे। विलेय क्या होता है कि विलेय होता है जो घुल जाता है, और विलायक क्या होता है जो अपने आप में घोल लेता है, उसी को हम लोग विलायक कहते हैं। विलायक एक मतलब क्या कहिएगा, वह होता है जो किसी पदार्थ को घोलता है, जैसे पानी हो गया, क्या हो गया, विलायक हो गया। अब विलेय क्या हो गया, नमक या चीनी जो उसमें घुला, तो विलेय कौन हो गया, विलेय हो गया जिसकी मात्रा भी कम होती है, वो क्या हो गया, विलेय हो गया। विलेय हुआ पदार्थ हो गया जो घुल जाता है विलायक में, वो विलेय हो गया। तो इस तरह विलेय और विलायक घुल। अब क्या होता है कि जो अर्धपारगामी झिल्ली होता है, एक ऐसी परत होती है जो केवल विलायक के कणों को, है ना, विलायक यानी कौन, जो जिसमें जो जैसे पानी था, विलायक के कणों को वो गुजरने देती है इसके द्वारा, है ना, ये झिल्ली के द्वारा। अब तो विलेय के कणों को नहीं गुजरने देती, यानी कहने का मतलब आप तरह से समझ लीजिए कि जो एक विशेष छिद्र होता है, जो एक तरह से जो इसमें झिल्ली होता है, यानी विलेय कणों को और अणुओं को इससे होकर गुजरने नहीं देता, और इसमें एक विशेष छिद्र होता है जो केवल विशेष कणों या अणुओं को ही इससे गुजरने देता है। इसे समझने के लिए आप चलिए किडनी में, किडनी क्या करता है, किडनी में भी वो अर्धपारगामी झिल्ली पाया जाता है, जिसके कारण अर्धपारगामी झिल्ली जो इस प्रकार से मान लेते हैं कैसे बना रहे हैं, तो वह क्या होता है, सिर्फ उन कणों को जाने देता है, यानी उसके पार होने देता है जो क्या हो, सूक्ष्म हो, यानी उससे रेड ब्लड नहीं पार कर पाता उस झिल्ली को। और उस रेड ब्लड जो होता है, रेड ब्लड जो होता है आरबीसी होता है, उससे जो छोटे छोटे कण होते हैं यानी अवांछित कण, वही क्या होते हैं, उस किडनी से जो झिल्ली होता है उसको पार करके वो आ जाते हैं और यूरिन बनते हैं और पेशाब के रास्ता से बाहर निकलता है। वही एक प्रकार की ऐसी झिल्ली होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली आप ये समझिए जिसमें वो विलायक के कणों को पार करने देती है, विलेय के कणों को नहीं पार करने देती है, उसे ही अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, ये तो हम लोग देख लिया। अब क्या होता, अब इसे समझने के लिए अर्धपारगम झिल्ली, अब हम इसे उसके बाद जीव द्रव संकोचन को समझने के लिए प्रासरण दाब भी समझना होगा। अब ये प्रासरण दाब क्या होता है, अब इसे समझिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखा कि अर्धपारगामी झिल्ली में वह क्या करती है, यानी एक विशेष प्रकार के छिद्र होता है और केवल कुछ विशेष कणों या अणुओं को ही इसे गुजरने देते हैं। अब विलायक सोच लीजिए कि जल वाला कण, यानी उस प्रकार के कणों को ये गुजरने देती है ना। तो ये अर्धपारगामी झिल्ली। तो अब क्या होता है अर्धपारगामी झिल्ली में, जो अगर अति पराश्री विलयन में डालेंगे, यानी जो सांद्र विलयन जिसमें नमकीन ज़्यादा हो, तो उसमें अगर वो डालने से क्या हो जाता है, कोशिका जो झिल्ली होता है वह निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर जाता है, यानी निम्न सांद्रण के जो विलायक के अणु होते हैं वह उच्च सांद्रण की ओर जाते हैं, जिसको परासरण कहते हैं। समझ में आ गया। मान लेते हैं यह पूरा नमक है, इसको डाल दिए झिल्ली को, ये कोशिका को डाल दिया नमक वाला में, और जो कोशिका के अंदर का जो द्रव है वह तो स्वाभाविक सी बात है उससे कम नमकीन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया कि अर्धपारगामी झिल्ली क्या होती है, उस कंडीशन में जो विलेयक होते हैं, विलेयक के जो अणु होते हैं वह क्या होते हैं,
उसी को पार करने देता है, तो उस कंडीशन में परासरण क्रिया होता है, यानी निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर अणु आने लगते हैं, यानी जो कोशिका के अंदर जो द्रव है वह निकलकर उच्च सांद्रण की ओर, नमकीन की ओर आने लग गया, और जैसे ही वो आएगा तो क्या होगा, वह सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इससे पहले क्या होंगे कि कोशिका के अंदर से कोशिका द्रव निकलेंगे, फिर केंद्रक के अंदर से केंद्रक द्रव निकल के लाऊंगा, फिर से क्या होगा, वह अंततः सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसके द्रव तो विलय के द्रव निकल के बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, इसी को हम लोग परासरण क्रिया कहते हैं, है ना। एक परासरण होता है और विसरण भी होता है। विसरण वो अलग चीज़ है। विसरण होता है कि उच्च से निम्न की ओर जाता है ना, जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ता है, वो चर्चा हम लोग अलग करेंगे। तो परासरण हम लोग समझ लिए कि परासरण में क्या होता है कि निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर उसका मान अधिक होता है, यानी उस तरह से वो जाता है। और जब क्या होता है, जब इस ओर जब जाता है ना, तो एक जो झिल्ली होता है वह एक दाब लगाता है, कब, निम्न सांद्रण के उच्च सांद्रण की ओर। जैसे ही विलायक के कण उच्च सांद्रण वाले विलायक के कण में जाने लगते हैं, तब क्या हो जाता है, तो दो भिन्न सांद्रण वाले विलयों के मध्य, अब ये भिन्न, इधर नमक वाला उधर बिना नमक वाला कोशिका वाला द्रव, तो वो जो दो भिन्न सांद्रण के बीच जो लगाया गया बल होता है, वह क्या होता है, मतलब वो जो बल लगाता है उसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, विलय के अणु हमेशा कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले जाते हैं, और वो जो अणुओं के इस गति को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब लगता है ना, जो अणु होता है जाने लगता है, तो एक दाब लगता है उस पर, स्वाभाविक सी बात है, तब ना उससे सिकुड़ जाता है। तो जो दाब लगता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब भी समझ लिए, कोशिका झिल्ली भी समझ लिए, कोशिका द्रव भी समझ लिए, और अर्धपारगामी झिल्ली भी समझ लिए, उसका कार्य क्या है। तो इतना चीज़ समझ लीजिएगा, तब अब जीव द्रव संकुचन आपको समझ में आ जाएगा। ये भी समझ लिए कि क्या होता है परासरण क्रिया में, क्या होता है परासरण में, हम लोगों ने क्या देखा, परासरण अर्धपारगामी झिल्ली में उस प्रकार से कंस्ट्रक्शन ही ऐसा बना होता है ना, कि वो समझिए विलायक के अणु को ही जाने देता है ना। इसके कारण वो अति परासरण से निम्न प्राशन से अति परासरण की ओर चला जाता है, वो झिल्ली के कारण। ऐसा नहीं कि वो अलग प्रक्रिया होता, वो किसी में डालेगा तो वही होगा। अगर बाहर वाला कम रहेगा ना, अगर अंदर वाला ज़्यादा रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंदर वाला चलाएगा। आप जैसे इसको आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं, किशमिश को आप डालिए पानी में, फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा, उसी में से वो अर्धपारगामी झिल्ली पाया जाता है। एक विशेष प्रकार के वो झिल्ली होते हैं जो क्या होते हैं, जो शुद्ध पानी में डालिए और अंदर पानी, शुद्ध पानी से क्या होगा, उसके जो विलायक के अणु होंगे वह उच्च सांद्रता की ओर आएंगे, यानी उससे कोशिका द्रव का जो सांद्रता रहेगा उससे अधिक रहेगा, जिसके कारण बाहर वाले जल अंदर चलाएंगे, उसके कारण वो फूल के मोटा हो जाते हैं। और वही नमक में डालिए तो सिकुड़ जाएगा। आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो वही होता है जीव द्रव संकुचन। तो अब हम लोग क्या होगा, अब समझिए, अब क्या होता है जब कोशिका से पानी बाहर, जीव द्रव संकुचन में क्या होता है, ये तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर आती है। बाहर आ गया, क्यों बाहर आया, क्योंकि अंदर बाहर का वातावरण ज़्यादा नमकीन है। तब क्या हो गया, कोशिका से पहले पानी बाहर निकल के आया, किसके द्वारा आया, तो वह आया कोशिका अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा निकल के आया। कौन सी क्रिया करके आया, तो अति परासरण क्रिया, परासरण क्रिया करके आया। जब परासरण क्रिया करा तो क्या लगा, एक परासरण हुआ, तो परासरण दाब उस पर लगा, चलिए आ गया बाहर निकल के। तब पादप कोशिका को कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। तब क्या हो जाता है, तब जो है पादप कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वह सिकुड़कर कोशिका जो ये जो झिल्ली है ना, वो कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। और जैसे ही अलग होता है तो वह सूख जाता है, सिकुड़न टाइप से उसमें आ जाता है। यह अलग हो जाती है। यह तब होता है जब एक कोशिका अति परासरण घोल में डाला जाता है, नमकीन में डाला जाता है। तो इसलिए इसी को क्या कहते हैं, जीव द्रव संकुचन कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, वह एसेरिकी जीवाणु है। देखिए कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो लाभदायक होते हैं। जो एसेरिकी जो जीवाणु है, यह जो आंत में पाया जाता है, बड़ी छोटी आंत है ना, जठर तंत्र में यह पाया जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यह IBVH अवायवीय होता है, छड़ी आकृति का बैक्टीरिया होता है जो जठर तंत्र के निचले आंतों में रहता है। अधिकांश जो ई कोकाई नस्ल के अहानिकारक होते हैं, लेकिन कभी कभी ये भोजन विषाक्त के कारण भी बन जाता है, क्योंकि इसकी अहानिकारक नस्लें मानवों को जठर तंत्र क्षेत्र में रहती है, और ये विटामिन K2 का भी निर्माण करता है। ध्यान में रखिएगा, तो वह हो जाएगा एसेरिकी कोलाई। नेक्स्ट देखिएगा, तपेदिक यानी टीबी किसके कारण होता है, तो वह जो एक जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम, ये जो माइकोबैक्टीरियम होता है इसी के कारण तपेदिक रोग होता है, टीबी होता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसे एचमा भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। तो कभी कभी एचमा दे देता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, है ना। तो वो जो जीवाणु होता है वह माइकोबैक्टीरियम जीवाणु होता है। ऑप्शन में साल्मोना भी है, डिप्लोकोकस भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यह भी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। 28 में देखिए, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है, क्लोरास्ट्रीडियम से, टिटनी से,
क्लेरोट्रिडियम से, साल्मोनेला टाइफोसिस से, बैसिलस एंथ्रेसिस से। तो देखिए भोजन में जो विषाक्तता उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। इसके द्वारा भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होता है। अब ये क्यों होता है, थोड़ा इसे हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है कि जो खाने पीने के वस्तुओं में जो रोग उत्पन्न होने वाला सूक्ष्मजीव होता है, जिसे हम लोग जीवाणु एवं कवक आदि से अधिक संख्या में वहाँ पर मौजूद हो जाता है। फिर खाद्य पदार्थ क्या होता है, रोगाणु द्वारा उत्पन्न विष में वो मतलब परिवर्तन हो जाता है, विष आ जाता है उसमें। इसी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को का जो भोजन होता है वह विषाक्तन हो जाता है। इसके लिए कई जीवाणु उत्तरदायी हैं। इनमें से एक है क्या, उसी में से एक है साल्मोनिया टाइफ्यूरियम है। तो ध्यान में रखिएगा, साल्मोनिया ट्राइमोनियम, अच्छा ये भी है ना 28 में, ट्राइफोसिस है वो। तो ध्यान भोजन विषाक्तता से उत्पन्न के लिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 28 के बाद 29 में क्या है। 29 में कह रहा है एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या है, अब एंटीबायोटिक जो अधिकांश प्राप्त होते हैं थोड़ा समझ लीजिए। एंटीबायोटिक एक ऐसा है कि जो बैक्टीरिया को मारकर क्या कहता है, उसके विकास को रोकता है। नहीं, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, वो मार देता है या विकास को रोक देता है, या बीमारी ना फैलने देने वाले जो यौगिकों के लिए यौगिकों का एक व्यापक समूह होता है एंटीबायोटिक, जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित बैक्टीरिया परजीवों के कारण हुए संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। जो भी कवक या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये मुख्यतः जो एंटीबायोटिक होते हैं दो समूह में बांटा गया, एक होता है जो जीवाणु को मार देता है और एक होता है जो जीवाणु के दुर्बल कर देता है। तो एंटीबायोटिक अधिकांशतः क्या होते हैं, वह जो तैयार होते हैं वह जीवाणु से तैयार होते हैं। यह क्या कर देता है, दो तरह से पाए जाते हैं, ये तो जीवाणु को मार देता है या उसकी प्रक्रिया को धीमे कर देता है, दुर्बल कर देता है उसको। अब एक जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजित होते हैं, 2 घंटे में कितना होगा, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो गया, तो 20 छक 20 से 6 यानी 2 पर पावर 6, तो क्या हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में देखिए नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। अब कह रहा है नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन यौगीकरण में जो फसल है वो फलीदार पौधे होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि राइजोबियम सहजीवी जीवाणु होता है। फिर वो अलेग्यूमिनस में भी हम लोग एनाबीना देखा था। तो राइजोबियम होता है जो लेग हेमोग्लोबिन जो होते हैं उनके साथ में सहजीवी एंजाइम नाइट्रोजन एंजाइम्स के द्वारा वो प्रक्रिया करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट 32 में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हेमोग्लोबिन का कार्य क्या, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि दलहन पौधे में अगर आप निकालेंगे उसके जड़ के ग्रंथियों में छोटा छोटा गठर तंत्र मिलेगा, वो ग्रंथियाँ मिलेगा, ग्रंथियों को काटेंगे लाल गुलाबी रंग का मिलेगा, जो ऑक्सीजन का अपशोषण करता है, ऑक्सीजन का यानी वह अपमार्जक है, ऑक्सीजन अपमार्जक है। कब, जब वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में वह ऑक्सी है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगर ये पूछ देता कि लेग हेमोग्लोबिन स्वतंत्र अवस्था में क्या है, तो वह ऑक्सी हो जाता है, नहीं ऑक्सीजन को अवशोषण नहीं करता है बल्कि छोड़ता है। लेकिन जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है तब उस समय वो ऑक्सी हो जाता है ना, ये बात ध्यान में रखना है। और वो कैसा होता है, अगर आप उसको काटेंगे तो लाल या गुलाबी रंग का होगा, वही गुलाबी रंग का क्या होता है, लेग हेमोग्लोबिन होता है, जो राइजोबियम को नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक करता है। क्योंकि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वह जो नाइट्रोजन होता है वह ऑक्सीजन के प्रति काफ़ी संवेदी होता है, इसलिए वह वातावरण वहाँ पर अनॉक्सी वातावरण बनाना पड़ता ताकि वो स्थिरीकरण हो। नेक्स्ट, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। जो चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, तो चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, तो वह होता है जीवाणु का होता है। अब कौन सा जीवाणु होता है, तो चाय की पत्तियों में जो फ्लेवर आता है वह माइक्रोकोकस कैंडिड जीवाणु के कारण आता है। नेक्स्ट देखिए 33 के बाद 34 में हम लोग आते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्तजीवी जीवाणु, ऑप्शन में राइजोबियम सहजीवी जीवाणु था, एजोबैक्टर क्या था, एसीबैक्टर क्या था, एनाबीना क्या था। एनाबीना हम लोगों ने देखा था, एनाबीना भी क्या था, यह स्वतंत्र जीवी था। एनाबीना का चर्चा हुआ था ना, जिसमें नीलहरित में आ रहा था, वो नीलहरित कुछ ऐसे स्वतंत्र जीवी नीलहरित शैवाल हैं जो क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर, इसमें एनाबीना था, नोस्टॉक था। तो ये जो एनाबीना है मुख्यतः जो है ये किसके साथ, एजोला के साथ ये करते हैं। तो कृषि जो नाइट्रोजन प्रकृति में एवं कृषि परितंत्र के लिए अत्यंत पोषक तत्व है। तो एजोला एक जलीय जीव है जिसके भीतर नीलहरित शैवाल एनाबीना होता है। तो हम लोग वहाँ भी देखे थे कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो क्या होता है, कुछ जो है स्वतंत्र जीवी हैं और कुछ सहजीवी हैं। तो स्वतंत्र जीवी में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वतंत्र जीवी जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक कौन है, जिसमें एक नीलहरित भी आ रहा था, नीलहरित जीवाणु भी आ रहे थे। तो नीलहरित में था एनोबीना और नोस्टॉक, तो वही नीलहरित में तो एजोला के साथ में सहजीवी होता है और संयुक्त रूप से 2 से 3% नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इस प्रकार से संयुक्त तत्वों का भी निर्माण ये मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तो एनाबीना हो जाएगा।
हाँ राइजोबियम तो सजीवी। एजोबैक्टर क्या था? एजोबैक्टर था जो था वह स्वतंत्र जीवी था, वह नीलहरित नहीं था। तो आपको हम ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो एजोला है ना, जो एजोला के साथ एनोबिना होता है, हमने हमने अभी बताया ना कि जो एजोला होता है वह एक प्रकार का जलीय फर्न है ना, वो नील हरित शैवाल एनाबीना उसके भीतर में होता है। इसमें 2 से 3% नाइट्रोजन नम स्थिति में विद्यमान होते हैं। और जब ये एजोला एनोबिना संयुक्त रूप से जीव उर्वरक जो होता है वह दुनिया भर में इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसको ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। किंतु यह एक ऐसी किस्म की विज्ञान है, मतलब विकास हुआ है जो उच्च तापमान, खारेपन, पीड़कों, बीमारियों के विरुद्ध भी इसको विकसित किया जा सकता है। लेकिन गर्मी के दिन में थोड़ा सा इसको उत्पादन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जलीय है। ये देखिए प्रशीतन, खाद प्रशीतन क्या है? प्रशीतन में कोल्ड क्या होता है? उसमें जीवाणु को स्थिर कर दिया, उसके जो रासायनिक क्रिया है वह दर को कम कर दिया जाता है। अगर दर नहीं रहेगा तो वह खराब हो जाएगा, वस्तु सड़ जाएगा। क्रिया होगा तो उस क्रिया को थोड़ा वो क्या करता है? कम कर देता है। हाँ, ख़त्म नहीं करता, कम करता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया था? तो वह होता है लैक्टोबैसिलस। अब आइए समझते हैं दही में क्या होता है। दूध से दही उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीव जो लैक्टोबैसिलस होता है वह अन्य जिन्हें समांतर लैक्टिक एसिड होते हैं, जिन्हें हम लोग समांतर लैक्टिक एसिड होते हैं, वह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। वो दूध में वृद्धि करता है और वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड को क्या करता है? वह जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वह अम्ल में उत्पन्न कर देता है लैक्टिक एसिड के कारण। दूध थोड़ा सा मतलब खट्टापन भी उसमें आ जाता है। तो यही होता है, जो दूध के प्रोटीन होते हैं उसको स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। और दही, जैसे उसमें दही की हम थोड़ी सा मात्रा डालते हैं दूध में, तब वो क्या हो जाता है? इस निवेश के कारण वो लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं उसमें, जो एक उपयुक्त ताप पर परिणत कर देते दही में। तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? अब देखिए, एक तो अभी हम लोगों ने देखा कि दूध क्या था, ऑप्शन में था कि किस सूक्ष्म जीव द्वारा दही जमाने में कहा, तो लैक्टोबैसिलस था। अब दूध खट्टा कैसे होता है? तो खट्टा वो होता है, वह बैक्टीरिया के कारण ही होता है। देखिए क्या होता है, दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। और जो लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव होता है, लैक्टिक एसिड होते हैं जो मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? लैक्टिक एसिड आपको सड़े गले पदार्थ में भी मिलेगा, दूध के सेवन में भी, जो दूध बनता है दूध से बने हुए पदार्थों में भी ये चीज़ों को देखने को मिलता है। तो ये जो उसमें क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड होता है बैक्टीरिया, वह क्या करता है? लैक्टोज को, जो दूध में लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। कौन? ये बैक्टीरिया। कौन? लैक्टोबैसिलस। तो वही होता है, बैक्टीरिया हो जाता है। तो खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण, लैक्टिक एसिड में उसको लैक्टोज को बदल देता है। नेक्स्ट, दूध से दही जमाने के कारण है क्या है? लैक्टोबैसिलस है। यही लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो लैक्टोज को दूध में जो मौजूद होता है उसको लैक्टिक एसिड में परिवर्तन कर, इसके कारण खट्टापन भी लगता है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? अब सहजीवी बता दीजिए, राइजोबियम हो जाएगा। और स्वतंत्र जीवी में कौन था? स्वतंत्र जीवी में हम लोगों ने देखा था ये एजोबैक्टर था, बीजरिंगिया था, ये स्वतंत्र जीवी था। एक और था लेकिन वो ऑक्सी था, रोडोस्पाइला। फिर नीलहरित में भी स्वतंत्र जीवी में कौन कौन था? नीलहरित में एनाबीना था, नोस्टॉक था। तो है ऑप्शन स्यूडोमोनास। ये स्यूडोमोनास आप देखेंगे ना, फिर से ये नाइट्रोजन से, ये अमोनिया से इसको परिवर्तन कर देता है किस में? नाइट्रोजन में। ये विनाइट्रीकरण है ये। 40 में देखिए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? देखिए सबसे प्रथम विषाणु की खोज की बात की जाती है तो वह इवानोस्की जाता। हालांकि इवानोस्की ने यह भी पता लगाया था कि जो तंबाकू में ये मोजेक रोग होता है, उस पर उस वायरस का अध्ययन किए थे। तो उसी के दरमियान में सबसे पहले देखिए परिस्थिति को समझिए क्या होता है। क्या होता है, 1886 ईस्वी में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में विशेष प्रकार का वायरस के द्वारा होता है। कौन? एडोल्फ मेयर। वो बताएं कि जो तंबाकू में जो रोग होता है वह मोजेक एक प्रकार के जीव विषा वायरस के द्वारा होता है। लेकिन फिर जो क्या होता है, रूसी वैज्ञानिक जो होते हैं इवानोस्की, वह 1892 में तंबाकू में होने वाले मोजेक रोग का अध्ययन करते हैं। उस पर वो अध्ययन करते समय विषाणु के अस्तित्व का भी पता लगाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जवाब मिलने देखने को मिल जाता है, विषाणु की खोज इवानोस्की जाता। हालांकि उससे पहले चेचक का टीका का खोज हो गया था, है ना, वो वायरस की वजह से हुआ था। लेकिन जो उस पर जो मेन अध्ययन हुआ वो इवानोस्की के द्वारा किया गया था। और उसके बाद फिर देखेंगे बोर्जनेक और बोर ने तंबाकू के पत्ते पर जो प्रभाव देखा था उसका नाम टोबैक मोजो रखा था, है ना, TM, टोबैक मोजो। तो प्रश्न ये भी मिल सकता है कि तंबाकू के में होने वाले रोग की खोज किसने की? तो रोग में जैसे ही बात आ जाएगा तो अभी हम लोग जो तंबाकू में जो रोग होता है उसकी एडोल्फ मेयर के द्वारा बताएं कि तंबाकू विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है मोजेक रोग। लेकिन उसका जो नामकरण है टोबैक मोजेक,
वह बाद में आप देखेंगे कि किनके द्वारा ये बार्जेनिक और बोर ने उसका टोबैक मोज़ेक नाम रखा। नेक्स्ट देखिएगा, विषाणु माने जाते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव के बड़े, क्योंकि विषाणु में क्या होता है, किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। अब स्वाभाविक सी बात है, इसमें झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, झिल्ली नहीं पाया गया तो जो क्रिया होता है, जो एक तरह से वह जीव कोशिका द्रव के जो अंगक होते हैं, जिसके कारण वो उसमें कोशिका में विभिन्न प्रकार की क्रिया होते हैं, वो नहीं होते, सुस्त अवस्था में हो जाते हैं। तो इसमें जीवन के गुण तब तक सीमित नहीं होते जब तक ये किसी के शरीर में प्रवेश नहीं किया जाता। लाखों हजारों वर्ष तक ये सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा जब तक वो किसी शरीर में। इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी है, ये ट्रांसमिशन ग्रुप है, ये भी बोल सकते हैं। विषाणु माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी। नेक्स्ट देखिए, 42 में निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते। एंजाइम किसमें नहीं होता, शैवाल, विषाणु, लाइकेन। अब देखिए एंजाइम है, शैवाल में हम लोगों ने देखा, विषाणु, लाइकेन भी है, जीवाणु भी है। तो विषाणु तो सबसे पहली बात इसमें होता ही नहीं है, इसमें कोशिका झिल्ली होती है नहीं है, केंद्रक होता ही नहीं है, जिसके कारण ये क्या होते हैं। अब आपके मन में उठा कि जीवाणु में भी तो कोशिका, उसमें क्या नहीं होता था, हाँ हाँ, जीवाणु में था केंद्रक नहीं था और कोशिका झिल्ली नहीं था, वो भी उसमें नहीं था। हाँ बात अलग है, तो जीवाणु में क्या था, वो नहीं था, लेकिन और भी कुछ इसमें जो थे गुण वो हो रहे थे, है ना, जिसके कारण ये जीवाणु विषमपोषी हो रहे थे। लेकिन जो विषाणु होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का, मतलब ना ही कोशिका के अंदर जितने भी, क्योंकि कोशिका के अंदर भी होते हैं, राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, वो सभी भी झिल्ली पाए जाते हैं। तो जीवाणु में ठीक है, हाँ वो स्पष्ट है कि केंद्रक नहीं था, लेकिन इस विषाणु में कोई भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाया जाता। ने कोशिका के अंदर का कुछ पार्ट इसमें है, मतलब जो भी होते हैं इसमें, जो अन्य होते हैं, अंगक होते हैं, वो भी नहीं पाया जाता, उसमें झिल्ली नहीं पाया जाता। तो जिसके कारण यह सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। तो इसमें यही कहा है कि किसमें एंजाइम नहीं होता, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन जबकि जीवाणु में एंजाइम होते हैं। जैसे राइबोसोम हम लोगों ने देखा था कि इसमें राइबोसोम नहीं होता, बाकी अलग जो कोशिका द्रव था वो इसमें था ही था। और क्या था, कोशिका द्रव के अलावा जीव द्रव कला भी था, जो जीवाणु में था ही, सूत्रकणिका भी था। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विषाणु हो जाएगा। टीएम भी क्या है, टोबैक मोज़ेको, और क्या बोलिए इसका होगा, टोबैक मोज़ेको, और भी से क्या हो गया, टीएम भी वायरस, टोबैक मोज़ेको वायरस। तो इसका विषाणु के द्वारा होता है। हम लोगों ने अभी देखा टोबैक मोज़ेको बारे में, क्या देखा कि 1886 ईस्वी में सबसे पहले एडोल्फ मेयर के द्वारा बताया जाता है कि तंबाकू विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। फिर रूसी इवानोस्की के द्वारा 1892 ईस्वी में क्या कहता है, मोज़ेक रोग का अध्ययन करते हुए विषाणु के अस्तित्व का भी पता लगाते हैं। तो इसके कारण यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, तो इवानोस्की का नाम आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद बोर्जेनिक और बोर के द्वारा तंबाकू के पत्ते पर जो इसका प्रभाव देखा, उसका नाम टोबैक मोज़ेक वायरस रखा। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। देखिए हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, यह होता है एक प्रकार से किसके द्वारा, यह विषाणु ही है ना, वो कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। तो ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ते के काटने से, या जंगली बिल्ली, सियार, ये सब के काटने से भी हो जाता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके तो कुत्ता काटता है, तो उस कंडीशन में आप हाथ को जहाँ पर काटा है उसको अच्छी तरह से डिटॉल से आप धोएं ज़्यादा देरी तक, 5 मिनट तक। और बोला जाता है उस कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, उसको निगरानी रखना चाहिए। अगर वो कुत्ता 4 से 5 से 6 दिन के अंदर मर जाता है तो समझिए आपके अंदर वो विषाणु चला गया है ना। ये मतलब एक तरह से वो सिंडिकेटर है। और उसके बाद जो भी उसका डोज होता है वो टीका जरूर मतलब लगा लेना चाहिए, तो विषाणु हो जाएगा। कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग होता है उसका नाम बताए, तो वही होता है घातक रोग होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था। चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था चेचक के टीके का, तो वह 1796 ईस्वी में जो अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। अब देखिए एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, तो ऑप्शन में क्या है, चेचक का टीका है। कब किए थे, 1796 ईस्वी में। कहाँ के वैज्ञानिक थे, वह थे अंग्रेज चिकित्सक थे एडवर्ड जेनर। फिर है, विषाणु वृद्धि होती है। विषाणु वृद्धि किस में होता है, अब बताइए। विषाणु में हम लोगों ने देखा कि किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, ना ही बाहरी कोशिका झिल्ली या ना ही कोशिका द्रव के अंदर जो अंगक मौजूद होते हैं उसमें भी उसमें नहीं पाया जाता है। तो वह होते हैं, वह वृद्धि किस में करता है, वह जैसे वृद्धि करता है वह जब भी जीवित कोशिका में, अगर वो जीवित कोशिका में नहीं जाएगा तो वह लाखों करोड़ों साल तक वह क्या कर सकता है, निर्जीव अवस्था में बना रहेगा। तो एक तरह से वो सजीव निर्जीव के बीच के कड़ी को इसलिए बोला जाता है उसको। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों, अब बताइए निर्जीव क्यों माने जाते हैं। ऑप्शन में है, ये वृद्धि कर सकते हैं,
वृद्धि तो बिल्कुल कर सकते हैं जब वो सजीव में जाएंगे, तो गुणन भी कर सकते हैं, बिल्कुल है। एड्स वाला विषाणु क्या होता है, वही होता है, गुणन होता है ना। पहले वो क्या होता है, लिम्फोसाइट टिफर जो होता है उसी में जाकर घुस जाता है, कोशिका को भी नहीं पता चलता है, फिर उसी टाइप से वो कोशिका उत्पन्न करने करने जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब भयानक स्थिति 15 से 5 से 10 साल 20 साल बाद पता चलता है। तो गुणन भी कर सकते हैं, ये उत्परिवर्तन हो सकते हैं। पर कब ये सभी पॉसिबल तभी हो सकते हैं जब वो सजीव में जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो कोई विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि वह क्रिस्टलाइज होते हैं, यानी क्रिस्टलाइज होते हैं, यानी वो निर्जीव अवस्था में होते हैं, इसलिए उनको मतलब एक क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल में क्या एक तरह से निर्जीव कहिए, इसलिए इसको क्रिस्टलाइज कहा गया है। नेक्स्ट देखिए 50 में, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। अब बताइए एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन में है जीवाणु भी है, विषाणु भी है, कवक भी है और स्लाइम मोड भी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो एंजाइम हम लोगों ने देखा कि हाँ, जीवाणु में एंजाइम जरूर होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा ना, उसके बाहर में भी तो जीवाणु में तो कैटीन आ रहा था, कैटीन आ रहा था कौन ये साइनोबैक्टीरिया में, तो इसमें होते हैं, लेकिन विषाणु में कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं, कोशिका झिल्ली होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। हाँ, जीवाणु में तो कोशिका झिल्ली जो था और केंद्रक का अपर्याप्तता था, सही से उसका नहीं था उद्भव, और जबकि विषाणु में तो कोई भी प्रकार का झिल्ली ही नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि वो किसी सजीव में प्रवेश नहीं कर जाते। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।